बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल जी, मेरी नई ख्वाहिशात डेल्फा के साथ हैं, मेरी दुआएं डेल्फा के साथ हैं और बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये दरख्त जो है मज़ीद घनावर होगा और मज़ीद फलदार बनेगा। अदनान भाई, कोई पैगाम देना चाहेंगे? एक बड़ा पैगाम आपने दे दिया कि सब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। कोई पैगाम? आपका ये कैमरा है सामने। सबसे पहले तो मैं इस शो के हवाले से बात करूँगा और अपने अहलियाने कराची वालों से बात करना चाहता हूँ कि आएँ, हमारे इस शो को खूब सराहें, हमारी मेहनतों को, हमारी काविशों को सराहें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अदनान हुसैन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड विश यू अ वेरी गुड लक। थैंक यू। डेल्फा के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और ख़ास तौर पे अदनान हुसैन खान साहब ने जो एक मुतालबा किया है कि आप लोगों ने आना है, तो फिर आना है वहाँ पर। अगर आप नहीं भी आएंगे तो जिस तरीके का डेल्फा के मुंतज़मीन इंतज़ाम करते हैं, आपके बच्चे आपको लेकर आएंगे, जिस तरीके की तशहीर होगी वहाँ पर और जिस तरीके के बच्चों के लिए एक्टिविटी वहाँ पर रखी जाएगी, दैन आपके अपने लिए भी बहुत सारा फ़ायदा वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये तमाम सेक्टर्स वो हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। नसीम राजपूत आपसे जल्द फिर मुलाकात कर रहे हैं। टिल दैन, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। डेल्फा कैटल शो आप जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक साल के दौरानिए के दौरान। एक साल के दौरानिए के दौरान से मुराद ये कि इतनी सरप्राइजिंग डेट्स डेल्फा के ऑफिशियल्स ने दिए कि जो 30 दिसंबर से शुरू होने के बाद 1 जनवरी 2023 को ख़त्म होगा, तो फिर यानी कि पूरे एक साल में जा रहा होगा अगर हम इसको देखते हैं। मेरे साथ दो इम्पॉर्टेंट शख्सियात गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। कॉन्टिनेंटल लाइव स्टॉक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसको रन करते हैं, जिनके सीनियर रिप्रेजेंटेटिव सुहेल इकबाल साहब हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं और उनके साथ मोहम्मद हसन हुसैन। थैंक यू वेरी मच हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सुहेल साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में, एक कॉन्टिनेंटल लाइव स्टॉक के बारे में बताएं और पिछला साल ख़ास तौर पे जहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे, उस लिहाज से ज़ाहिर है फिर इस हमारे डेल्फा के शो की और ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। लेकिन थोड़ा सा बताइएगा कि क्या कुछ रहा पिछले साल एंड कॉन्टिनेंटल लाइव स्टॉक क्या काम कर रहा है? कॉन्टिनेंटल लाइफ स्टॉक की शुरुआत कोई 3 साल पहले हुई गडाब में एक फार्म से, जहाँ से हमने एग्रीकल्चर शुरू किया और अपना ब्रीडिंग का सेटअप शुरू किया और वहाँ से बस शौक़ बढ़ता गया। कुर्बानी का शौक़ हमेशा से था, वो बढ़ते बढ़ते एक बिज़नेस में आ गया। डेल्फा जो हो रहा है ये समझ लें एक प्लेटफॉर्म है सब कुर्बानी वालों के लिए, सब शौकीनों के लिए, ताकि सब एक पेज पे आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए और इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्ट मिले, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत पीछे है कुर्बानी के लिहाज से। सीजनल शौक तो लोग करते हैं महीने 2 महीने का, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इसमें कोई एडवांटेजेस नहीं है एज अ इंडस्ट्री। एज ए इंडस्ट्री एडवांटेजेस नहीं है। मैं अभी आता हूँ क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया है कि हसन, ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि जिस तरह अभी बात भी की सुहेल भाई ने कि एज ए इंडस्ट्री ये इतना ज़्यादा फ्रूटफुल दिखाई नहीं देता, लेकिन कॉन्टिनेंटल लाइव स्टॉक जिसके आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, आ, वो कहाँ पर है इस वक्त 3 साल के इस दौरानिए के अंदर? मैं अगर सिर्फ मैं पूरे लाइव स्टॉक सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक बात कर लेता हूँ कॉन्टिनेंटल की। तो इस 3 साल में क्या तरक्की की, कहाँ ग्रो किया? हमने एक छोटी सी जगह गडाप में हमने स्टार्ट करा था कि हमारे वालिद साहब को और मुझे, हम दोनों को शौक़ था। फिर हमारे साथ सोहेल भाई भी होते हैं, इनको भी शौक़ था। हम लोगों ने ऐसी स्टॉक स्टार्ट करा था। फिर वहाँ से फिर अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, आहिस्ता आहिस्ता करके हम बढ़ते रहे और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने यहाँ पे खड़े हुए कि हम डेल्फा के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस साल अब हम अपनी नुमाइश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे फैंस और फॉलोअर्स सब देखेंगे कि इस साल हमने क्या कलेक्शन हमने गैदर करी है और इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। आप वैसे अगर थोड़ा बहुत हमें बताएं, हमारे लोगों के लिए भी थोड़ा सा बताएं कि ये जो डेल्फा कैटल शो होता है, ख़ास तौर पे मैं स्पेसिफिक अगर इसकी बात कर लेता हूँ, आप
उसका एक रंग है, आपने वहाँ जाके आप एक रंग डालना है, तो उस रंग के लिए कितना तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 100% तैयार हैं और इंशाल्लाह ये सबको दिखेगा। जिस तरह हम आएंगे, हमारा माल देखेंगे, हमारी मेहनत देखेंगे, तो सबको दिखेगा कि कितनी मेहनत लगी है। हसन चैलेंज कर रहे हैं कोई डेल्फा कैटल शो के लिए? ये आपका कैमरा है कि आ जाओ भाई मुकाबले के लिए, कोई एक चैलेंज नहीं? नहीं, चैलेंज तो सब चले, होना चाहिए भाई चैलेंज। ये कैमरा है आपका? जी जी, चैलेंज हर किसी के लिए। इंशाल्लाह हमारी कलेक्शन भी बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह इस साल के डेल्फा के विनर भी इंशाल्लाह हम ही होंगे, कॉन्टिनेंटल लाइफ स्टॉक। कितनी मेहनत लगती है आपका? जितना शौक है, ये शौक के बगैर भी काम हो सकता है? शौक के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है, चाहे वो ये काम हो या कोई और काम हो। शौक हर जगह, दिल लगाना पड़ता है, मेहनत अपनी जगह है, पैशन भी होना चाहिए। और हम लोग तो शौक कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे हमारे फार्म पे काम कर रहे हैं, असल में तो उनकी मेहनत है कि वो लोग वहाँ पे जानवरों का ख्याल रख रहे हैं, सारी चीज़ें। तो सबको मेहनत अपनी जगह करनी पड़ती है। सुहेल भाई, डेल्फा कैटल शो ये कितना इम्पोर्टेंट दिखाई देता है? डिफरेंट ब्रीड्स दिखाई देती हैं इस शो के अंदर, और ख़ासकर बिजनेस टू बिजनेस कितने मौके भी दिखाई देते हैं इसमें? डेल्फा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर हम कुर्बानी या लाइव स्टॉक के हवाले से बात करते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग आते हैं, आपस में इंटरेक्शंस होती हैं, कस्टमर से डील्स होती हैं। पूरे कराची के शौकीन एक छत के नीचे आएंगे, एक्सेप्ट मंडी। मंडी एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पे फिर डिफरेंट ब्रीड्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, चीज़ें हैं, लोग देखते हैं, आपस में इंटरेक्शंस होती हैं। फिर उनको हम कुछ गाइड करते हैं अपने फार्म्स के बारे में, चीज़ों के बारे में। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं समझता हूँ कि डेल्फा जिस तरीके से इसको लेके चल रहा है, पूरा कराची इसमें 3 दिन के लिए इन्वॉल्व होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ जितना शौक कराची में होता है शायद ही पाकिस्तान के किसी हिस्से में वो होता हो। सुहेल भाई, 3 साल के एफर्ट बताएं। जैसे अभी आपने बताया कि एक छोटे सी जगह से हमने काम शुरू किया, तो 3 साल में कितनी ग्रो हुई, कहाँ पहुँचे? सर गडाब में एक सेटअप था, उस पर हमने कुछ 50-60 बकरियों से ये शौक़ शुरू किया, कुछ छोटे गाय के बच्चों से शौक़ शुरू किया और 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचे हैं। और हम वहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत काम कर रहे हैं। हमारी वीट अपनी होती है, कुत्तर सारी हमारी अपनी है। उसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सेक्टर पे हम बहुत काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के। प्लस फिर हमने वहाँ ब्रीडिंग का सेटअप किया है। हमारी गायें अपनी हैं, बुल्स अपने हैं, इंसेमिनेट भी कराते हैं। अपनी कोशिश ये हो रही है कि अपनी ब्रीड को लाएं और अपने जो घर पे फार्म पे बच्चे पैदा होते हैं उन्हीं को हम आगे फिर कुर्बानी वालों तक तैयार करें। और 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कॉन्टिनेंटल जहाँ से शुरू हुआ था आज एक ब्रांड है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और उसमें 3 साल की हमारी मेहनत बहुत लगी। कितना अट्रैक्ट किया था आपको डेल्फा सीज़न 1 ने? सीज़न 1 को देखते हुए ही हम सीज़न 2 में हमने पार्टिसिपेट किया है कि उससे बहुत इम्पैक्ट आया फार्म्स में, लोगों में रुझान बहुत बड़ा लोगों का। एक समझ लें फेस्टिवल टाइप एक काम है और हमारी मेहनत भी इसीलिए होती है कि लोग देखें और उसको अप्रिशिएट करें, और लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हमें खुशी होती है, हमारी मेहनत रंग लाती है। हसन, यही मेरा आपसे भी यही सवाल है जी। जी, मैं तो 3 दिन वहाँ पे गया था। जितने दिन 3 दिन लगा था डेल्फा, मैं 3 दिन गया था और मुझे वहाँ पे बहुत मज़ा आया था। बहुत नई चीज़ें देखने को मिली थी, नए नए नस्ल के जानवर और नए नए लोग मिले। डेल्फा कैटल शो का कंपटीशन कितना लगता है वैसे? जब एक से एक ब्रीड होगी वहाँ पर, और आपको तो पता ही है करीब करीब की ब्रीड्स तो आपने देखी भी होंगी, तो अपनी तैयारी कैसी है? क्योंकि जो ब्रीड्स आ रही हैं वो मैं अभी पहले से बता देता हूँ, बहुत तगड़ा मुकाबला है आपका। जी जी बिल्कुल, मुकाबला तो बहुत तगड़ा है और क्या नाम है, हम लोग भी प्रिपेयर्ड हैं। इंशाल्लाह मुकाबला बराबरी का होगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू अ वेरी गुड लक मोहम्मद हसन हुसैन, एंड थैंक यू वेरी मच सुहेल इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू अ वेरी गुड लक। कॉन्टिनेंटल लाइव स्टॉक डेल्फा कैटल शो का पहली मरतबा हिस्सा बन रहे हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद और भी बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। हार और जीत अपनी जगह पर है, लेकिन जो आपने एफ़र्ट किए हैं, हमारी दुआ है कि वो एफ़र्ट आपके कामयाब होने चाहिए। तो फिर डेल्फा कैटल शो जो 30 दिसंबर 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 तक होने जा रहा है, एक ज़बरदस्त किस्म का शो है। और इंशाअल्लाह ये शो लास्ट ईयर जिस तरह कामयाब रहा था, आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं कि जिन्होंने लास्ट ईयर हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस शो की कामयाबी देखने के बाद वो सब जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सफ़र बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है जिसका फ़ायदा हमारे मुल्क को होगा। नसीम राजपूत आपसे इजाज़त चाह रहे हैं। डेल्फा कैटल शो पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जल्द फिर मिल रहे हैं। टिल दैन अल्लाह निगहबान।
अस्सलाम वालेकुम। डेल्फा कैटल शो सीज़न 2 के एक और शो के साथ नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। डेयरी एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक फार्मर एसोसिएशन, ये एक ऐसी एसोसिएशन है कि जिसने 3 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स को अपने अम्ब्रेला में लिया है और उसके बाद हमारे मुल्क के ये 3 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर डेल्फा कैटल शो सीज़न 2 में जमा होंगे। सीज़न 1 में भी ये तमाम के तमाम लोग जमा हुए थे। सीज़न 1 की सक्सेस का अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि सीज़न 2 में मोस्टली मेरी जिन लोगों से भी बात हुई है वो पहली मरतबा सीज़न 1 देखने के बाद सीज़न 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मकसद है कि डेल्फा की फ़्लाइट ऊपर की जानिब है। इस एसोसिएशन ने उन तमाम की सेक्टर्स को जमा किया कि जो एग्रीकल्चर के लिहाज से हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और हमारे आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं M&R कैटल्स के हसन रज़ा साहब और उनके साथ राहील अब्दुल गफ़्फ़ार साहब। राहील अब्दुल गफ़्फ़ार साहब ने बहुत छोटी उम्र से काम शुरू किया था। हसन रज़ा साहब हमारे साथ यहाँ बैठे हुए, उनके बराबर में राहील अब्दुल गफ़्फ़ार बैठे हुए। हसन रज़ा पाकिस्तान की तारीख़ के यंगेस्ट एवर, दुनिया की तारीख़ के यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के। और यहाँ पर हसन रज़ा साहब के साथ जो शख्सियत बैठे हुए, इनको अगर ये कहा जाए कि लाइव स्टॉक सेक्टर में या डेयरी सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में यंगेस्ट एवर शख्सियत हैं तो ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस छोटी उम्र में इन्होंने काम का आगाज़ किया था। ज़रा हम ख़ुद भी राहील साहब से जानने की कोशिश करेंगे। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम एंड राहील साहब अस्सलाम वालेकुम। हसन साहब कहाँ पर है इस वक्त? अगर मैं M&R कैटल्स की बात करता हूँ, कब काम शुरू किया था और इस वक्त कहाँ पर हैं? 2015 में स्टार्ट किया था हमने और छोटे से पैमाने पे स्टार्ट किया था 6-8 जानवर से। फिर हल्के हल्के जमा होते रहे, पब्लिक की पसंद होती रही, चीज़ें चलती रही, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस होते हैं हमारे पास एनिमल। कुर्बानी के ही हम लोग काम करते हैं कैटल्स पे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा। 200 हो गए और 6 कैटल से आपने काम शुरू किया था। तो इस वक्त लाइव स्टॉक की मैं बात कर लेता हूँ तो कितनी काउज आपके पास हैं, गोट्स आपके पास हैं, अगर इसको कंपेयर करते हैं? हम सिर्फ काउस पे काम करते हैं, कैटल्स पे गोट्स पे हम लोग नहीं करते। तो मोस्टली जो है कुर्बानी की जानवर पे काम करते हैं। डेयरी की तरफ हम लोग अभी तक आए नहीं है, आगे प्लान है। अभी तो डेल्फा कैटल शो आप ही का लग रहा है मुझे, सिर्फ कैटल पे ही काम करते हैं आप तो। डेल्फा में आने की वजह यही थी कि लास्ट टाइम काफ़ी कुछ सीखा उससे, स्पेशली जब ये लंपी वायरस आया था तो उसके बाद जो अवेयरनेस डेल्फा ने दी लोगों को जा के, स्पेशली जो हमारे रूलिंग एरियाज़ है जहाँ पे लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है, अवेयरनेस नहीं थी, वैक्सीन का नहीं पता था, तो लोगों ने डेल्फा ने काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे और हमें अवेयरनेस दी और उससे हम बहुत बड़े जो हमारी इंडस्ट्री को सेटबैक आया है उससे हम बच गए। नुकसान तो हुआ लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ जैसी होने वाली थी पेशेंट कोई। तो डेल्फा की सपोर्ट से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम उस चीज़ से जल्दी बाहर आ गए और वो उसकी वैक्सीन वगैरह हमें मिल गई टाइम पे और हमारे जो एनिमल्स थे वो सेव हो गए। राहील अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, M&R कैटल्स की मैं बात कर लेता हूँ। बहुत छोटी उम्र से आपने काम शुरू किया, अभी भी ज़्यादा मूछें ही बड़ी रखी हुई हैं आपने। अगर मैं बात करूँ, उम्र तो आपकी ज़्यादा नहीं है, किस उम्र से आपने काम का आगाज़ किया था और इतनी छोटी उम्र में इस काम की जानिब आप किस चीज़ ने आपको राग़िब किया और क्या सक्सेस मिली इस छोटी उम्र में आपको? बात ये थी कि शुरू से ही कारोबार का तो शौक़ था। इसके अलावा 2015 में मैं घर की कुर्बानी की बछड़ी लेने गया था, तो बस शौक़ तो चलता आ रहा था, बस एक लाइन पकड़ ली, 1-2 माल लेके बेच करने में, बस उसी में मज़ा लग गया। यानी आपने स्टार्ट किया था बकरा पीढ़ी से, वहाँ पे जानवर लेके बेचे थे या अपनी ग्रो शुरू की? जिससे मैंने घर की कुर्बानी की बछड़ी ली थी, जो माशाल्लाह हमारा पार्टनर है, तो वो भी पार्टनर है। हाँ, तो उसी से पैसे नहीं लिए थे बछड़ी के, पार्टनरशिप कर लिया आपने फौरन? नहीं, बस घर की कुर्बानी के लिए बछड़ी ले ली थी और वहीं पे 2 बछड़ियाँ ख़रीद ली थी। मैंने कहा था चलें इसको बेचेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला बिजनेस किया था वहाँ पे और उन्हीं के साथ मिलके किया था? बिल्कुल उन्हीं के साथ, और आज तक उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं? 7 से 8 साल होने वाले अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम। 2015 की मंडी से सफ़र शुरू हुआ। डेल्फा आपके लिए तो कर रही है, लेकिन डेल्फा के साथ जितने फार्मर्स जुड़े हुए हैं उनको कितना कैटर कर रही है? उनकी केयर के लिए क्या इकदाम कर रही है? उनका ख्याल भी रखती है? डेल्फा हर उस इंसान का ख्याल रखती है जो किसी का ख्याल नहीं रखता। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ना डेल्फा के लिए कोई
अमीर अमीर है, ना कोई गरीब गरीब है। डेल्फा चाहती है कि चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा फार्मर हो, चाहे छोटा फार्मर हो, सब हम एक साथ रहें, यूनिटी रहे, मुनाफकत ख़त्म हो, और जो हर किसी की एक दूसरे के साथ दौड़ है ना, सब चले बराबर में, रेस के शरीक हों। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हर गेम में पॉजिटिव कंपटीशन पॉजिटिव साइन जाता है। और पॉजिटिव ही जाना चाहिए। देखें, किसी भी सेक्टर में आप चले जाएंगे वहाँ के नेगेटिव पहलू भी होते हैं, लेकिन अच्छे लोग वही होते हैं कि जो सिर्फ पॉजिटिव को साथ लेके चलते हैं। और डेल्फा मेरे ख्याल है सिर्फ पॉजिटिव सेक्टर्स को ही ले जाने की कोशिश कर रहा है जनाब। बिल्कुल, डेल्फा पॉजिटिव एक मैसेज जो है उसकी प्रमोशन ही यही है। डेल्फा जो एग्जीबिशंस करवा रहे हैं, और इसमें यही होता है कि हर शोबे के लोग जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जैसे कि आपको बताया, चाहे वो मेडिसन हो, चाहे फीड वाले हो, चाहे आपके कैटल है, डेयरी है, एग्रीकल्चर है, तो वो तमाम लोग आते हैं वहाँ पे, और अपनी अपनी ऑडियंस को भी वहाँ पे बुलाया जाता है, उनकी जो जो जिसकी क्लाइंटल है, और उनके साथ वो चीज़ें शेयर की जाती है। तो ओपन मार्केट होती है, बहुत मज़ा आता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करते हैं, तो काफ़ी फ्रूटफुल है। आप भी आएगा। नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ साथ होऊंगा, क्योंकि मुझे डेल्फा की मैनेजमेंट छोड़ेगी कहाँ, हारिस भाई नहीं छोड़ेंगे, मुझे अंदाज़ा है ना बिल्कुल। और दूसरी चीज़, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, आपका एक पैगाम मैं चाहूँगा, आपका ये कैमरा है, क्या प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं अपने सेक्टर्स में कि जिनको हम दूर कर सकते हैं तो हमें फ़ायदा होगा? समझ लें आप सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। ये सबसे सिर्फ राशनों के रेट, ठीक है। उसके अलावा हमारी कोशिश अब ये है कि आगे जाके कि हम ब्रीडिंग कराएं, अपनी अपनी ब्रीडिंग होनी चाहिए, और इंशाल्लाह इससे बहुत कामयाबी मिलेगी हमें। जो कॉस्टिंग, असल में बात ये है कि यहाँ पे रेट्स में जो फ़र्क आता है ना, वनडे की कॉस्टिंग बहुत बस तंग करती है, और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि ब्रीडिंग हम अपनी करें, तो आगे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है राहील अब्दुल गफ्फार ने, कि सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना होगा। डेल्फा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आपको मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम तमाम पार्टिसिपेंट्स अगर ख़ुद भी इस जज्बे के साथ आएंगे कि ये जो एक प्लेटफॉर्म हमें मैसर आया है, इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, तो फिर फ़ायदा उसी सूरत में होगा डेल्फा कैटल शो 2022 का। हसन रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच राहील अब्दुल गफ्फार साहब, एंड विश यू अ वेरी गुड लक। हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि सबको हमने विश किया है, और सबसे हम बेहतरीन ब्रीड वहाँ पे देखना चाहेंगे, ताकि जो हमारा डेल्फा कैटल शो 2022 है, आप ही लोग हैं कि जिसने उसको कामयाब बनाना है, तो आपकी मेहनत वहाँ दिखाई देगी और इंशाअल्लाह वो ज़रूर रंग लाएगी। नसीम राजपूत आपसे इजाज़त चाह रहा है। डेल्फा कैटल शो 2022 पर गुफ्तगू जारी रहेगी, जल्द फिर नए मेहमानों के साथ मिल रहे हैं। टिल दैट, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। डेल्फा कैटल शो सीज़न 2 अवसर पर आ गया है। बिल्कुल 30 दिसंबर 2022 जो इस साल का सेकंड लास्ट डे होगा, उस दिन स्टार्ट होने जा रहा है एक्सपो सेंटर कराची में, और फिर अगले साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2023 को जाके इख्तिताम पजीर हो गई 3 दिन का इवेंट। दिलचस्प डेट्स तो ज़रूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस दौरान नया साल भी सेलिब्रेट करना है डेल्फा की मैनेजमेंट ने। जहाँ पर बिज़नेस टू बिज़नेस मामलात डिस्कस हो रहे होंगे, जहाँ और बहुत सारी चीज़ें लाइव स्टॉक सेक्टर की, डेयरी सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की डिस्कस हो रही होगी, लोगों के एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, वहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लोगों की अवेयरनेस के लिए सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। और ये सेमिनार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये अवेयरनेस देना सारे मुल्क के लोगों को बहुत ही अहम दिखाई देता है। 70% हमारे मुल्क की आबादी देही इलाका जात पर मबनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत जो इस सेमिनार के रूह रवा भी कह सकते हैं, इस सेमिनार के हवाले से हमें बहुत मुफीद मालूमात फराहम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट डेल्फा मोहम्मद मुजम्मिल खानानी साहब। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुजम्मिल भाई, लोगों को अवेयरनेस देना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है? मैंने जैसे कहा कि देही इलाका जात पर मबनी हमारी इतनी बड़ी आबादी है, तालीम वहाँ पर नहीं है, और बहुत अच्छा लगता है
कि डल्फा के प्लेटफॉर्म से या इस बिज़नेस में बड़े तालीम याफ्ता और बाहर से पढ़ के आए हैं लोग और आगे ब्रीड को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस तमाम शोबे को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं? वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो कि आप ये कवरेज दे रहे हैं और इससे खुद एक अवेयरनेस लोगों में और प्लस फार्मर्स में भी जा रही है। और हमारा भी डेल्फा का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या अगर आप विज़न बड़े स्केल पे अगर ले लें तो वो यही है कि सबसे पहले हम अवेयरनेस क्रिएट करें अमंग्स द फार्मर्स एंड एज वेल एज कंज्यूमर्स। क्या कि एक तो जो आप अभी बात कर रहे थे सर कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और ब्रीड डेवलपमेंट देही इलाकों में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो आपको पता है कि ग्लोबली फूड क्राइसिस की एक तलवार लटक रही है जिसकी वजह, और हमारा मुल्क वैसे ही मेल न्यूट्रिशन कंट्रीज़ में से आता है, यानी कि क़ुव्वत मदाफ़ियत हमारी वैसे ही कम है क्योंकि ग़ज़ाई अजनास जो हमें ख़ास तौर पे देही इलाकों में अवेलेबिलिटी होती है उसमें उस तरह की न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं पाई जाती जो बाकी दुनिया, क्योंकि वो लोग अपनी ब्रीड डेवलपमेंट में या क्रॉप्स के अंदर उस लेवल पे जाके यील्ड डेवलप कर रहे हैं कि वो ना कि सिर्फ अपनी मुल्क की ग़िज़ाई रिक्वायरमेंट बल्कि उसको एक्सपोर्ट करके अपनी इकॉनमी और अपनी जीडीपी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन हमारी बस क्या कहें कि कुछ नाकिस पॉलिसीज़ कह लें या कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें जो पास्ट में रही है, जिसकी वजह से हम इतने बड़े एग्रीकल्चर कंट्री और एग्रीकल्चर लैंड के होने के बावजूद उस यील्ड को इंक्रीज़ नहीं कर सके, चाहे क्रॉप्स हो चाहे मिल्किंग ब्रीड के अंदर यील्ड हो। ग्लोबली इस वक्त अगर आप मिल्क यील्ड को अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं तो ग्लोबली एक एवरेज काउ जो है वो 50 to 60 लीटर्स पर डे मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा। उसकी बनस्बत अगर आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखें तो हम 10 से 12 लीटर्स पर डे पे अभी तक है। तो इट मीन्स कि हम ऑलमोस्ट 500% डाउन द लेन इस वक्त खड़े हुए हैं पूरी दुनिया के मुकाबले में, जबकि उसके मुकाबले में जो फीड और ग़िज़ाइयत जो हम एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं वो उतनी ही जा रही होती है, जिसकी वजह से हमें ग़िज़ाई किल्लत में इंसानों के लिए भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि एनिमल्स भी वही सारी फीड जो एक मकई हो गई, गंदम हो गई, जिस तरह की भी तो उसका अब ये जो ख़ास तौर पे फ्लड के बाद, सैलाब के बाद हमारे पास एक वैसे ही सारी फसलों में एक क्राइसिस आया है। उसके बाद ना तो सिर्फ फीड कॉस्ट बढ़ी है सब्जियों की, हर किसी के लिए इस वक्त जो है इन्फ्लेशन को बेयर करना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। तो सर इसी सिलसिले में हमने जो अवेयरनेस के लिए जो सेमिनार रखा है उसमें हम मोटा मोटा कहें तो 3 चीज़ें कवर कर रहे हैं। नंबर 1 फॉर फार्मर्स हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ यानी कि मिल्क वैल्यू एडिशन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं लोगों को, फोकस होगा। अब मैं इससे आपकी मिसाल, इसमें हमने ऑन बोर्ड किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस को। इसमें हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर नसीम साहब जो कि वाइस चांसलर हैं युवास के, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर जुनेद साहब वो ऑल द वे फ्रॉम लाहौर आएंगे, अटेंड करेंगे सेमिनार और हमारे फार्मर्स को अवेयर करेंगे कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, कौन सी वो न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन सी वो डेयरी इक्विपमेंट्स हैं, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम अडॉप्ट करके ना कि सिर्फ हम अपनी मिल्क यील्ड बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नीचे ला सकते हैं। साथ ही साथ सर हम इसमें ब्रीड और जेनेटिक्स के हवाले से हमारे साथ ओमेगा डेयरीज़ वाले और डी कंपनी ऑन बोर्ड होंगे जो कि स्पेसिफ़िकली इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ब्रीड और जेनेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। उसमें ना कि सिर्फ वो मीट के लिए हो बल्कि मिल्क यील्ड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ अभी तक मिल्क प्रोडक्शन पर डे इन काउज अभी तक 10 to 12 लीटर्स है। मेरा सवाल यही है मुजम्मिल साहब आपसे कि अगर आप जैसे क्वालिफाइड लोग इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं और वो भी ये बात कर रहे हैं कि अब तक हम 10 और 12 से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो जो एक देही इलाका देखिए ना, सेमिनार भी हमारा कराची में हो रहा है, लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे मोस्टली, और देही इलाका जात की ख़वातीन बहुत रोल प्ले करती हैं अपने उन लाइव स्टॉक के सिलसिले में, जो उनके गांव देहात में होता है उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है, उनकी तो कोई अवेयरनेस नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप लोग भी अभी 10 और 12 पे खड़े हुए तो वहाँ तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा। सर इसमें थोड़ा सा मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ एलिमेंट लाऊं तो ब्रीड डेवलपमेंट के ऊपर देही इलाकों में फिर भी काम शुरू हो चुका है।
यहाँ से ज़्यादा जी, काम हो रहा यहाँ है। से काम ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जो ये कंपनीज़ जो जिन्होंने ये अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स लिए थे, अच्छा उसमें एक बहुत बड़ा किरदार युवास का है, जो मैंने आपको मेंशन करा, क्योंकि उन्होंने ये पंजाब में सबसे पहले ये प्रोग्राम लॉन्च करा था कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम से, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट था और जिसको एग्जीक्यूट युवास कर रहा था। उसमें उन्होंने बहुत ही, और मैं उस सर्टिफिकेशन का, उस ट्रेनिंग का पार्ट बना हूँ, तो ही मुझे ये सारी इन लोगों से मुलाकात ही हुई और मैंने उनको इनवाइट करा कि आप हमारे पास सिंध में भी इस डेवलपमेंट को, प्रोग्राम को कैरी करें, ना कि भले गवर्नमेंट लेवल पे जो भी हो, हम इवन डीजी लाइफ स्टॉक डॉक्टर नज़ीर साहब से भी इस सिलसिले में बात करेंगे, बल्कि लेकिन हमारे पास जो डेल्फा का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ 500 से ज़ायद फार्मर्स ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे साथ, सोशल मीडिया पर डायरेक्टली मीटिंग्स में आते हैं। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि कोई ऐसा ट्रेन द ट्रेनर मॉडल बनाए कि हम अपने में से ही कुछ एजुकेटेड लोगों को आपके थ्रू ट्रेन हों और हम उस ट्रेनिंग को आगे पास ऑन करें। तो एटलीस्ट इस सिलसिले को हम इस बहाने पे ना रोक लें कि हमारे पास फंड नहीं थे, गवर्नमेंट की सहूलियात नहीं थी। ये तो सोशल मीडिया का दौर है, जैसे कि आप अभी कह रहे थे, और बिल्कुल 100% मैं उससे एग्री करता हूँ। सबके हाथों में मोबाइल है, किसी को एजुकेट करने के लिए अब किसी यूनिवर्सिटी भेजने की ज़रूरत नहीं है। एक 5 मिनट का क्लिप भी किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, और उसी ज़िंदगी को बदलने का मिशन डेल्फा रखती है, चाहे वो कंज्यूमर लेवल पे हो, एक साफ़ ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध और बीफ पहुंचाना हो, मीट पहुंचाना हो, और यही नज़रियाती बदलाव हम फार्मर्स के अंदर भी चाहते हैं कि अपने अंदर वो सफाई सुथराई के साथ साथ उन जदीद टेक्नोलॉजीज़, यानी कि पेस्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, जिसकी वजह से आपके पास जो, और प्लस ब्रीड डेवलपमेंट पे काम करें, तो ना कि सिर्फ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो, बल्कि आपके दूध की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। क्योंकि दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके लिए तो कुरान में कहा गया है कि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है, अल्लाह कमोबेशी माफ़ फरमाए, लेकिन मफहूम उसका यही बनता है कि दूध एक क्वालिटी मुकम्मल क्वालिटी ग़िज़ा है। जी बिल्कुल। क्वालिटी मिल्क की आपने बात की, अगर मैं मीट भी देखता हूँ, जैसे अगर हम दुबई में देखते हैं तो वहाँ ऑस्ट्रेलियन मीट भी अवेलेबल है, वहाँ पाकिस्तानी मीट भी अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलियन मीट गलने में भी बहुत टाइम लेता है, तो क्या मिल्क की क्वालिटीज़ भी इसी तरीके से होती है, वहाँ डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट, वहाँ का दूध मुख्तलिफ होगा? जी सर, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। सबसे ज़्यादा, एक तो ब्रीड के हवाले से, बाहर ऑस्ट्रेलियन काउस जिनको हम कहते हैं, बेसिकली अब वो यूरोप में, न्यूजीलैंड में ज़्यादा पाई जाती हैं, जो अब जिसको हम फ्रीजन काउस कहते हैं, जो अभी टॉप मिल्किंग उसमें आती हैं कैटेगरी में। इसके बाद जर्सी काउस आती हैं। हमारे पास जो अपनी देसी ब्रीड्स हैं, जिसमें चोलिस्तानी काउस हैं, थरी काउस हैं, इसी तरह इंडियन काउस का जो हमारे पास एक मिक्सचर था, गीर काउस। अच्छा, ब्रीड डेवलपमेंट में गीर में इंडिया ने एक डेवलपमेंट करी, ब्राज़ील की एक काऊ के साथ उन्होंने क्रॉस करके एक ऐसा, ब्राज़ील भी उस गीरी पे काम कर रहा है, और उन्होंने वो ऐसा लोकल ब्रीड के साथ क्रॉस करके एक ऐसा समझ लें ब्रीड डेवलप करी है, जो कि ना कि सिर्फ मिल्क यील्ड बढ़ा के दे रहा है, बल्कि उसका लैक्टेशन साइकिल भी बढ़ा दे रहा है। तो लैक्टेशन साइकिल से मुराद ये होता है कि मिल्क कितने टाइम तक एक एनिमल देता है। आप 5 साल, 4 साल, उसके बाद एक लैक्टेशन में कितना खींच सकते हैं उसको, फिर उसके बाद जो उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस है। इसमें भी जी जी, देख तो रहे वो हैं दुनिया कहाँ पूरी तक चले गए बहुत। वैसे वो लोग, इंडिया अगर मैं कंपेयर करूँ? सर मेरे पास एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन आप अगर उनके देखें ना, तो उन्होंने कॉर्पोरेशन लेवल पे अमूल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसमें, क्योंकि जाहिर है सिर्फ हर चीज़ गवर्नमेंट के हाथों नहीं हो सकती, कुछ प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होना पड़ता है कुछ चीज़ों में। अमूल ने एक बहुत बेहतरीन मॉडल बनाया फार्मर्स के लिए, जो कि हमारे यहाँ क्रॉप्स हो चाहे दूध हो, एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है वो मिडल मैन का रहता है। उसका आप कोई भी का नाम ले लें, आड़ती ले लें, हमारे यहाँ पैकार बोला जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ को मिसयूज़ किया जाता है। अब आपने जो एक बेसिक डिफरेंस मिल्क का पूछा था ना, वो होता है मिल्क स्टैंडर्ड फैट से और उसके टीएस लेवल से। टीएस होता है टोटल सॉलिड्स, ठीक है। तो टोटल सॉलिड्स और फैट जो होते हैं ना सर, वो किसी भी दूध की पहचान होते हैं, ठीक है। फैट का परसेंटेज कितना है, जैसे कि नॉर्मली ग्लोबली जो पॉलिसी है वो 3.5% फॉर काउज़ है। हमारे यहाँ जो फैट का स्टैंडर्ड है वो भी काउस के लिए यही है 3.5%, और बफेलो के लिए 5%। अच्छा, अब मिल्क क्वालिटी में हमारे यहाँ
थोड़ी सी फार्मर्स को पीछे इसलिए भी ले जाया गया है कि कुछ फैट के अंदर कुछ पॉलिसीज़ में ऐसा अमल दखल पैदा किया गया है कि उसको 6% पे ले जाया गया। ये सिर्फ कराची की हद तक मैं आपको बात कर रहा हूँ। पंजाब में उसकी बनस्बत बहुत अच्छी पॉलिसीज़ डेवलप हो गई हैं इस हवाले से, और जो कि हारमोनाइज भी है। मैं पंजाब फूड अथॉरिटी वालों के साथ भी बैठा था और उन्होंने कहा कि इस पर हारमोनाइजेशन ऑलरेडी है, बट समहाउ हमने डल्फा के तवस्सुत से कमिश्नर साहब से भी इस सिलसिले में रब्ता किया है कि इस पे नज़रसानी की जाए, क्योंकि इस सिलसिले में ना कि सिर्फ एक बहुत बड़ी करप्शन होती है मिलावट की, क्योंकि बेसिकली मैं आपको एक आसान अल्फाज में अपने व्यूअर्स के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगा कि होता ये है कि 6-6.5% का फ़ैट लेके उसमें फिर जो है मिडल मैन कह लें या किसी भी लेवल पे जो है ना उसमें अडल्ट्रेशन होती है, पानी मिलाते पानी हैं। मिला दिया जाता है अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। सब नहीं करते, मखसूस कोई 5% लोग करते होंगे, लेकिन वो बदनामी का सामना सबको सब करवाते हो होते जाते हैं। हैं फिर। जबकि कराची में ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें जहाँ पे ये काम नहीं होता, बड़े अरसे से उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा। भी अच्छा है। देखें, कुदरती तौर पे अल्लाह का भी एक निज़ाम है, लेकिन हमने अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू वो लूप होल दिया हुआ भी क्यों है, मेरा सवाल ये है। और इस लूप होल की वजह से दो नुकसानात हो रहे हैं। एक, नंबर वन, फार्मर्स को अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लग रही है। उसकी वजह से डेयरी फार्मिंग, सिर्फ मैं आपको 7 महीने, पिछले 7 महीने का स्टैट्स ये बता रहा है, हम क्योंकि हमारे पास जो डेयरी फार्म्स खाली होते जा रहे हैं उससे हमने एक सेंसस किया अपने लेवल पे, तो उस पर 30% डिक्रीज़ आया है फार्मिंग में। 30% का डिक्रीज़ सर बहुत बड़ा होता है। अब ज़ाहिर है मिल्क रिक्वायरमेंट तो वहीं खड़ी होती है, फिर ज़ाहिर है फिर अडल्ट्रेशन होती है, फिर दूसरे तरीक़ों से जो है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं लोग। तो एक तो ये नुकसान है। दूसरा नुकसान जो इस वक्त सबसे बड़ा हो रहा है वो ग़िज़ाई किल्लत में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि इस तरह के फ़ैट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें गंदम का इस्तेमाल करना पड़ता है, गंदम के दलिए का इस्तेमाल करना पड़ता है फ़ीड में। अब क्योंकि गंदम हम ऑलरेडी गंदम डेफिशिएंट कंट्री हो चुके हैं, हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं अपनी गंदम को पूरा करने के लिए, और दूसरी तरफ हम हज़ारों टन रोज़ का जानवरों को खिला रहे हैं सिर्फ इस फैट की करप्शन को जो है वो परवान चढ़ाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़े समझने की बात है। ये जितना इंपोर्ट हम करेंगे उसकी जगह हम ये सिर्फ अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लें तो हमारी इतनी गंदम हो जाएगी कि शायद हमें एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा फुकदान है समझने का, हमारे आपस में इदारों की कनेक्टिविटी का। लेकिन ये जो आपका सेमिनार होगा उसमें ज़ाहिर है ये एग्रीकल्चर से लोग भी हैं, आपके पास लाइव स्टॉक से भी हैं, तो एक कोई कंबाइन सेमिनार होगा कि देखें आप ये 3 सेक्टर मिलेंगे। डेयरी के बारे में बताया जा रहा होगा, लाइव स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होगा, लेकिन ये जो तीनों को जोड़ने का कोई सेमिनार जी, है। मैंने आपको बताया, ये तो समझ लें ये एक पोर्शन हुआ है। डेयरी एंड लाइव स्टॉक कम्स अंडर वन अम्ब्रेला, ये एक ही बात है। अभी ये मैंने पहला पार्ट आपको बताया कि ये तो होंगे सारे फार्मर्स को एजुकेट करने वाले लोग। दूसरी तरफ हमने इनवाइट करा है सारे जो है डिग्निटरीज़ को, जिसमें अभी मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर रहा क्योंकि अभी वो ऑन बोर्ड सारे हो जाएं तो वो लिस्ट भी हम शेयर कर देंगे, क्योंकि कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, किसी वजह से हम अभी लिस्ट नहीं शेयर कर रहे। बट हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन बोर्ड होंगे इस सेमिनार में, सेमिनार का हिस्सा भी होंगे, और उसके बाद हमारा एक पैनल डिस्कशन भी होगा जिसमें तमाम इंस्टीट्यूशन साथ बैठ के मुत्तफ़िका तौर पे किसी पॉलिसी के ऊपर भी बात करेंगे कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट एरियाज़ की ज़रूरत है। हमारी एकेडमिक यानी कि युवास बैठी होगी, हमारे साथ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ऑन बोर्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर आता है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एक स्टार्टअप कंपनी बेस्ड, जो टेक बेस्ड कंपनीज़ का स्टार्टअप है, ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। इनसे हमारा एमओयू साइन हुआ है जो कि हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को परवान चढ़ाने के लिए इनके साथ इनको भी हमने सेमिनार का हिस्सा बनाया कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल दूध की सप्लाई वैल्यू चेन को रिड्यूस करने के लिए हम कोई ऐप डेवलप कर दें, हम ऐप डेवलप करें जिसमें डायरेक्ट फार्मर जो है अपने कंज्यूमर्स को दूध पहुंचा सके। कि हमारी इस वक्त जो सप्लाई चेन है ना, वो क्यों दूध की साइकिल 3-4 घंटे की होती है नॉर्मली, अगर वो पेस्चराइज ना किया जाए यानी कि उसको उबाला ना जाए, आम अल्फाजों में कहूँ तो। उसकी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए सर हम ये कर सकते हैं कि ऐसा ब्रिज क्रिएट करा जाए कंज्यूमर और फार्मर के बीच में कि एक तो फार्मर के प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हो जाए और कंज्यूमर को भी सस्ता दूध मिल सके अच्छी क्वालिटी का, बगैर मिलावट का।
तो ये इस तरह के ब्रिज क्रिएट करने के लिए हमने इन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को भी ऑन बोर्ड किया है। हमने लेटेस्ट इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है फिल एंड पैक, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है, जो कि जदीद मशीनरी से हमारे फार्मर्स को आगाह करेगी कि क्या क्या प्रोसेसेस दुनिया में हो रहे हैं और हम कितनी कम कॉस्ट पे उसको थोड़ी सी चीज़ें एडॉप्ट करके हम किस तरह से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से एक साफ़ दूध हम डायरेक्ट सारिफ के घर तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें बैरियर्स हमारे माइंड में होते हैं, हमारे फार्मर्स के माइंड में होते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन के प्लान्स जो है ना, और फार्मर्स हमारे थोड़ा सा इकोनॉमिकली कर्ज़ों में डूबा हुआ है इस वक्त। तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हमने तीसरा प्लेयर जो कि हमने इस्लामिक बैंक्स और स्टेट बैंक को ऑन बोर्ड करा है कि इस तरह की जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं डेयरी के हवाले से, बीफ के हवाले से, उन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को कोई ऐसे इस्लामिक लोन्स दिए जाएं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं कि जिसमें वो ये चीज़ें एडॉप्ट करके ना कि सिर्फ अपनी हालात सुधार सकें बल्कि इस मुल्क की मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन सबको इन्हांस करके कस्टमर तक डायरेक्ट एक साफ़ सुथरा बेहतरीन गोश्त और दूध मुहैया कर सकें। मुजम्मिल खानानी साहब, प्रैक्टिकली जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं, ज़ाहिर है वो भी बहुत सारी अवेयरनेस चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम आपने तरतीब दिए? जी सर, बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे साथ जो वास या फिल एंड पैक या ब्रीड डेवलपमेंट के हवाले से डी कंपनी है, ओमेगा डेयरीज़ हैं, इसी तरह हमने प्रैक्टिकल उन फार्मर्स को भी ऑन बोर्ड किया हुआ है जो कि ये प्रैक्टिकल इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करते हुए अपनी ग्रोथ उनकी ज़ाहिर हो रही है। तो हमने फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए और वो लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करें ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें, हमारे फार्मर्स उनसे कुछ सीख सकें, तो कुछ हमने उनको भी, जिनमें से आल्प डेयरीज़, एक आमिर साहब हैं हमारे, बहुत बेहतरीन फार्मर हैं और उन्होंने अपना एक ब्रांड डेवलप करके इसी तरह वो डायरेक्ट कस्टमर सेलिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं फार्म से। तो उसमें दो चीज़ें फुलफ़िल हो जाती हैं, एक तो फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, प्लस सारिफ को, कंज्यूमर को एक साफ़ सुथरा दूध प्रोवाइड होता है। तो यही हमारा विज़न है कि बीच में सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंसान की मुदाखलत होती है दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसके अंदर नेचुरली बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है। जो हमारा बॉयलिंग का प्रोसेस होता ही इसीलिए है, जिसको हम पेस्चराइजेशन बोलते हैं, वो होता ही इसीलिए है कि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जाए और जो बैक्टीरिया ग्रो हो चुके हैं उनका फौरी खात्मा किया जाए। तो ये जो सप्लाई चेन की एक लॉन्ग साइकिल है ना, इसको ब्रेक करने के लिए, इसकी एक कोल्ड सप्लाई चेन बनाने के लिए ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसको डिज़ाइन इसीलिए किया है कि लोगों के माइंड में जो बैरियर्स हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये किस तरीके से होगा, अब वहाँ तो, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वही नॉर्मल टंकी में ले जाते हैं, फिर चिलर में दुकानों पे ला के डाया जाता है, अक्सर ट्रैफिक में फंस के वो दूध ख़राब हो जाता है, फिर उसके वो मुख्तलिफ बेचारे प्रोसेस से गुजरते हैं क्योंकि वो लॉस है उनका। फिर वो कोई खोया बना देता है, कोई दही बनाता है, कोई किसी तरह वो उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता है, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ऐसी ऐसी मशीनरीज, इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जो कि ईजीली हमारे दूध को उसकी लाइफ को बढ़ा सकती है, बगैर पेस्चराइज किए भी बढ़ा सकती है। उसके चिलर हैं और बहुत सारी, मतलब ये हमारे इसमें जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मशीनें भी वहाँ पे सेमिनार में जो है हमने मंगवाई हैं, फिल एंड पैक वाले लेकर आ रहे हैं और वो पूरा सप्लाई चेन बताएंगे कि भाई कहाँ से कहाँ तक हम जो है इसको इस सप्लाई चेन में कौन सी मशीनरी कहाँ पे यूटिलाइज होगी, कितना कर सकते हैं। और उसमें बड़े छोटे स्केल, क्योंकि मैं खुद उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट भी था, मैंने प्रैक्टिकली वहाँ पे खुद भी देख कर आया हूँ कि उन्होंने छोटे फार्मर्स के लिए छोटे स्केल पे भी बनाया हुआ है और बहुत ही कम बजट की मशीनें भी बनाई हुई हैं। तो और जो कि कोई ऐसी बात नहीं कि उन्हीं से लिया जाए, हमारे यहाँ लोकली कराची में भी एक से एक इंजीनियर बैठे हुए हैं जो कि वो सिर्फ मॉडल देख के वो उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। हमारा मकसद किसी के ब्रांड को प्रमोट करना नहीं है कि आप इनसे मशीन ले या इनसे जो है एनिमल्स हैं, हमारा मकसद है अवेयरनेस देना, अपनी विज़न को, आँखों को, लोगों को एक दफ़ा जो है वो दूर अंदेशी की नज़र देखें, दुनिया किधर जा रही है और हम कहाँ पीछे रह गए हैं, उस पर हमें नज़र सानी करनी होगी और हम कैसे आगे अब आ सकते हैं। मोहम्मद मुजम्मिल खानानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने अवेयरनेस दी वो हमारे लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी और वाकई में
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है डेल्फा, और ख़ास तौर पे सेमिनार जो आपकी एजुकेशन के मौके फ़राहम कर रहे हैं। नई प्रोडक्ट्स जो इस वक्त सारी दुनिया में यूटिलाइज हो रही हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान में कौन कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है, पाकिस्तान में किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, ये तमाम अवेयरनेस आपको डेल्फा कैटल शो सीज़न 2 में मिलेगी, जिसका आगाज़ इसी महीने की 30 तारीख से हो रहा है। तो एक्सपो सेंटर कराची आप सब ने पहुँचना है, आपके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए हर तरीके से एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की गई है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है लाइव स्टॉक का कि इसमें पूरी फैमिली का इंटरेस्ट दिखाई देता है। तो एक मेले का समा होगा डेल्फा कैटल शो सीज़न 2 में। जल्द मिल रहे हैं आपसे, टिल देन अल्लाह के बाद। सबसे पहले मैं डेल्फा और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने यहां कराची में ये मेला मवेशियाँ मुनक़िद किया, जो कि आज और कल दोनों दिन जारी रहेगा। इससे पहले भी आपने जो यहाँ मेले मवेशियाँ अरेंज किए थे, उसका आउटकम बहुत अच्छा रहा था। गुज़िश्ता साल भी हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ शिरकत की थी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेला मवेशियाँ जिससे मुनक़िद किया जा रहा है, इसका ताल्लुक बराह रास्त डेयरी और लाइफ स्टॉक से है, और डेयरी और लाइफ स्टॉक पाकिस्तान की ज़राअत का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। और ज़राअत के मुताल्लिक कोई दो राय नहीं हो सकती कि ज़राअत की पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है। ज़राअत पाकिस्तान के अंदर किस हद तक एम्प्लॉयमेंट मुहैया करता है, कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कितना एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है, मैं उन नंबर्स में नहीं जाऊंगा। आप सब वो लोग ये नंबर्स आज मुख्तलिफ सेशंस में और कल मुख्तलिफ सेशंस में देख रहे होंगे। लेकिन पाकिस्तान की ज़राअत के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको एक प्रायोरिटी सेक्टर के तौर पर लिया है। हम जब प्रायोरिटी सेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें एसएमई शामिल हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग शामिल है, माइक्रो फाइनेंस शामिल है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी उसके अंदर शामिल है, और साथ साथ ज़राअत भी शामिल है। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर साल एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी ACAC के तहत एग्रीकल्चर क्रेडिट के डिसबर्समेंट के टारगेट देता है कि बैंकों ने कितने कर्जे देने हैं इस साल के दौरान। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इस साल कर्ज़ों का जो टारगेट, यानी जो साल जारी है और जून पर ख़त्म होगा, जो बैंकों को कर्ज़ों का टारगेट दिया गया है वो 1819 अरब रुपए है, जो कि गुज़िश्ता साल 1400 अरब रुपए था। तो एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ इसके अंदर किया गया है। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है कि अगर आप गुज़िश्ता साल देखें या उससे पहले का भी ट्रेंड देखें तो डेयरी और लाइफ स्टॉक को कुल दिए जाने वाले कर्ज़ों का 50% के करीब इन सेक्टर्स के अंदर जा रहा था, जिससे जाहिर होता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए किस कदर अहम है। अच्छा, अब मैं इस तरफ भी आना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की एक अहमियत क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ क्लाइमेट की तब्दीली की वजह से जो नुकसानात होते हैं उसमें ज़राअत का शोबा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और ये कोई एक फ़र्जी बात नहीं है। इस साल आपने देखा कि पाकिस्तान में जो बारिशें हुई हैं और जो सैलाब आए हैं, उससे जो तबाही हुई है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो, अगर आप देखें बलूचिस्तान में देखें और उसके बाद सिंध में देखें और या दूसरे सूबों में भी देखें, तो वहाँ इससे मुतासरा कारोबारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर जो हिस्सा हुआ है, जो सेक्टर हुआ है, वो एग्रीकल्चर है। और इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने, आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, गुज़िश्ता कुछ अरसे में एक किसान पैकेज का ऐलान किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी गुज़िश्ता हफ्ते उसी किसान पैकेज का के सिलसिले के अंदर जो कुछ स्कीमें हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त बैंकों से है, और यहाँ बैंकों के लोग मौजूद हैं, यहाँ और स्टेक होल्डर्स भी मौजूद हैं, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ इन स्कीमों के ज़रिए किसानों को फ़ायदा होगा। और डेयरी और लाइफ स्टॉक उसका एक इंटेग्रल कंपोनेंट है, उसका एक लाजमी जुज़ शामिल है। इसके अंदर कुछ स्कीम ऐसी हैं जिनका ताल्लुक उन लोगों से है जिनका डेयरी या लाइफ स्टॉक या उनके खेत तबाह हुए हैं इन सैलाबों की वजह से, तो उनका जो 30 जून से लेकर और सितंबर तक जो उनका मार्कअप था वो वेव कर दिया गया है।
और जो मार्कअप ख़त्म कर दिया गया है इनके कर्ज़ों पर से, वो आधा आधा बैंक उसका हिस्सा लेंगे और आधा हुकूमत पाकिस्तान ले रही होगी। इसके अलावा इन्हीं सेक्टर्स को तरक्की देने के लिए, क्योंकि देखें ये तो एक दफ़ा वेव कर दिया गया, बट अब यहाँ कारोबारी ज़िंदगी चलना है, एग्रीकल्चर ने आगे बढ़ना है। उसी सिलसिले में डेयरी और लाइफ स्टॉक और बाकी फार्मिंग सेक्टर के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान ने किसान पैकेज के तहत कुछ स्कीमों का भी नई आगाज़ किया है, ताकि यहाँ ये कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हो सकें दोबारा इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर। इसके अंदर 2 स्कीमें ऐसी हैं कि जहाँ जो फार्मर्स हैं या जो लाइफ स्टॉक कर रहे हैं या डेयरी का काम कर रहे हैं, उनको कर्जे 0% मार्कअप पे दिए जाएंगे, यानी इस पर कोई मार्कअप चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि ये चूँकि बुनियादी तौर पर छोटे फार्मर्स पे फोकस किया गया है, तो अगर आपके लोन का साइज़ 5 लाख रुपए तक का है तो आप इंटरेस्ट फ्री लोन अवेल कर सकते हैं। इसी तरह एक किसानों के हवाले से एक और स्कीम जो हुकूमत पाकिस्तान ने किसान पैकेज के तहत ऐलान किया है, वो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास जो अपनी ज़मीन के मालिक नहीं हैं, तो उनके लिए भी एक स्कीम का ऐलान किया गया है जहां 0% पर जो है कर्जे दिए जाएंगे। इसके अलावा फ्लड ने तो अगरचे बहुत से इलाकों को मुतासिर किया है, फ्लड के अलावा भी पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी तक ज़राअत के सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करते हैं फार्म मैकेनाइजेशन की, यानी वो तरकीब जिसके ज़रिए आप मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपने फार्म्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो कि दुनिया में हो रहा है, वहाँ उस हवाले से अभी तक कोई ख़ास सब्सिडाइज स्कीम मौजूद नहीं थी। तो मुझे ये बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है कि हुकूमत पाकिस्तान के किसान पैकेज के तहत एक स्कीम है जिसके अंदर फार्म मैकेनाइजेशन की स्कीम कहलाती है, जिसका मकसद एंड यूज़र को मार्केट से निस्बतन कम मार्कअप रेट के ऊपर, और ये फिक्स मार्कअप रेट है, 7% पर कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो अपने फॉर्म्स को मैकेनाइज कर सकें, अपने फॉर्म्स को ऑटोमेट कर सकें। और मुझे ये मैसेज देते हुए खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं जो डेयरी और लाइफ स्टॉक में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, और इसके अलावा जो बैंक है उनके लिए भी आगाही के लिए ज़रूरी है कि ये स्कीम अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने सर्कुलर के ज़रिए तमाम लोगों तक पहुंचा भी दी है और ये हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। इसके अलावा एक आध स्कीम का और मैं तस्करा करना चाहूँगा, और ये मैं स्कीमों पे थोड़ा सा वक्त इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जाहिर करता है कि स्टेट बैंक इस सेक्टर से किस कदर दिलचस्पी रखता है, किस कदर ख्वाहिश है स्टेट बैंक की। तो इसके अलावा हमारी, जिस तरह मैंने कहा कि एक हमारे पास स्कीम मौजूद है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोरेज के लिए है। एक आप सब लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान जो एक चैलेंज का सामना करता है, ख़ास तौर पे किसान जिसके चैलेंज का सामना कर रहे होते हैं कि जब क्रॉप आती है और प्रोड्यूस होती है तो उस वक्त क्रॉप के प्रोड्यूस होने के बाद ज़्यादा मिकदार में वो चीज़ होने की वजह से उसकी मार्केट की उसकी प्राइस कम हो जाती है, और चूंकि उसकी स्टोरेज की कोई अभी कैपेसिटी अच्छी मौजूद नहीं है, अच्छे जदीद किस्म के वेयर हाउसेज मौजूद नहीं हैं, तो उस वजह से फिर या तो किसानों को औने पौने दामों से देना पड़ता है आड़तियों को या किसी को, या फिर वो वेस्टेज हो जाती है। और पाकिस्तान में ये वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, अगर हम परसेंटेज की तादाद में देखें, फल वगैरह भी इससे मुतासर हो रहे होते हैं। तो उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक स्कीम है, स्टोरेज फैसिलिटी फॉर फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसके तहत एंड यूज़र रेट जो है वो 6% है, बैंकों को भी अच्छा खासा मार्जिन दिया गया है, और इसके तहत आप लोग जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर है, जो कारोबार करने वाला है, जो किसान हैं, जो अपनी ज़मीनों के करीब बनाना चाहते हैं, वो वेयर हाउसेज बनाना चाहते हैं, तो वो वेयर हाउस के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं इस सस्ते दामों पर। इसके अलावा स्टेट बैंक ने कुछ और स्कीमें भी जारी की हुई हैं जिनके तहत ख़ास तौर पर जिनका फोकस ख़वातीन है, ताकि वहाँ अगर कारोबार करने वाले, और मुझे ये बताती खुशी महसूस हो रही है कि हमने जब डेटा का जायज़ा लिया तो जो इससे पहले स्कीमें जारी की गई थी उन स्कीमों के अंदर ख़वातीन का एक बड़ा किरदार रहा है, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं डेयरी और लाइफ स्टॉक के अंदर। तो इस जो स्कीम का मैं तस्करा कर रहा हूँ, इस स्कीम के तहत 5% एंड यूज़र रेट पर ख़वातीन कर्जा हासिल कर सकती है लाइफ स्टॉक के लिए या डेयरी वगैरह के लिए। इसके अलावा आपने अभी अखबारों में ये भी सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का भी आगाज़ कर दिया गया है, और इस स्कीम के तहत भी जो है वो कर्जे मुहैया किए जा सकते हैं। पहले इसके अंदर एग्रीकल्चर का सेक्टर शामिल नहीं था, अब एग्रीकल्चर भी इसमें आ गया है। तो मेरे वो तमाम सामीन जो कि इस वक्त सुन रहे हैं, उन सब के लिए मेरी दरख्वास्त होगी कि आप इन स्कीमों का ज़रूर जायज़ा लें। हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक्स के काउंटर मौजूद हैं, वहाँ भी इन स्कीमों का ब्रोशर मौजूद होगा। स्टेट बैंक की वेबसाइट पर भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आप इन तमाम स्कीमों के मुतालिक भी
और भी जो एग्रीकल्चर, खासतौर पे डेयरी और लाइफ स्टॉक के हवाले से जो मसाइल पेश आ रहे हैं, जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उनको आपस में बहस करें, उस पर गौर व फिक्र करें। इस मेला में वेश्या का एक बहुत बुनियादी मकसद ये भी है कि वो मसाइल जिनके लिए मुख्तलिफ इदारे अलग अलग जगहों पर बैठे होते हैं और जहाँ एक डेयरी या लाइफ स्टॉक वाले का पहुँचना मुश्किल होता है, वो सब के सब एक जगह पर आ जाए ताकि उनको सोल्यूशन मुहैया कर सकें। मैं अपनी इस बात का अख्ताम इसके साथ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जिंदा पाइंदा रखे और एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान मलिक है। आई एम फ्रॉम उमैमा मार्बल, वर्किंग एज डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स इन उमैमा मार्बल। हम यहाँ पर सोवेनियर शॉप हम लोगों ने ओपन की है रिगार्डिंग दी एक्सपो, और आप अगर देखेंगे तो इधर बहुत से आइटम्स जो हैं, स्मॉल आइटम से लेके बिग आइटम्स भी यहाँ पर हमने डिस्प्ले किए हुए हैं फॉर ऑनेक्स हैंडीक्राफ्ट। ये ऑनेक्स हैंडीक्राफ्ट हमारा जो है बलूचिस्तान से निकलता जो पत्थर है ऑनेक्स का, उसको हम बड़े बड़े ब्लॉक्स में फिर उसको स्मॉल पीसेस में कट करके उसको डिज़ाइन करके इधर डिस्प्ले करते हैं। और यहाँ पर जो पाकिस्तानी पब्लिक है और मार्केट है और एक्सपोर्ट जो है, इसकी बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड है एक्सपोर्ट में। तो ये आप छोटे छोटे जो आइटम्स आपको स्टॉल पे नज़र आ रहे हैं, वो सब आइटम्स जो है सोवेनियर्स के तौर पर लोग गिफ्ट करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज भी लेती हैं, लोकल कंपनीज भी लेती हैं। तो ये सब जो है ना, और इसकी सबसे ख़ासियत ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो ये आइटम है वो मशहूर है और ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा होता है। अगर आप देखेंगे स्टॉल पे तो ये डिफरेंट आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम 300 to 30,000 तक के आइटम्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कस्टमर चॉइस। वो उसको देख कर लोग प्राइस लेते हैं यहाँ पर, और फिर जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कवरेज होती है। प्लस इधर जो आप एक्सपो देख रहे हैं, जो डाल्फा है, जो बदर एक्सपो की तरफ से अरेंज की गई है, इस अगर आप एक्सपो में देखेंगे तो ऑब्वियसली एक सवाल आता है कि आपका क्या काम है इस एक्सपो में। तो अगर आप देखेंगे स्टॉल पे तो हम लोगों ने डिफरेंट एनिमल्स भी बनाए हुए हैं, जो हैंड क्राफ्टेड एनिमल्स हैं, जो कि इस एक्सपो से रिलेटेड है। और इस एक्सपो में हमारे पास इसकी बड़ी डिमांड्स आ रही हैं कि जो काओ, बुल्स, गोट्स वगैरह जो इस एक्सपो में लगे हुए हैं, क्या वो हम इसमें मार्बल में ऑनेक्स में बना सकते हैं। तो हमें काफ़ी ऑर्डर्स उसके भी आ रहे हैं कि जी आप आएँ और हमारे को ये बताइए कि आप इसके सैंपल्स देकर हमें ये चीज़ें बनवा के दें। बहुत से कैटल फॉर्म्स आप इधर देख रहे हैं, तो और ये बहुत अच्छी काविश है बदर एक्सपो की तरफ से और डाल्फा की तरफ से कि ये कामयाब इवेंट उन्होंने एक It's 2 p.m. अस्सलाम वालेकुम। धाबे जी से नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। धाबे जी स्पेशल इकनॉमिक जोन जिसका आज यहाँ संगे बुनियाद रखा जा रहा है। ये धाबे जी का इलाका, अगर जो लोग भी कराची में रहते हैं या ठट्टा में रहते हैं, वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इस तरफ आप देखेंगे तो हम अगर इधर चले जाते हैं तो कराची चले जाएंगे जो तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है। इस तरफ चले जाएंगे तो ठट्टा की तरफ चले जाएंगे, पीछे आपको रोड चलता हुआ दिखाई दे रहा है और मेन रोड पे ये वाक़ है धाबे जी स्पेशल इकनॉमिक जोन, जिसका संगे बुनियाद रखने के लिए आज यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वफाकी वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और तमाम डिग्निटरीज़ मौजूद होंगी। और इसमें कासिम नवेद कमर साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो स्पेशल मावन खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के। अब से थोड़ी देर के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं आज की ओपनिंग सेरेमनी में।
जिसे हम अगर गेम चेंजर करार दें तो बेजा ना होगा, और यही बात करार दी जा रही है कि पाकिस्तान की मईशत की तरक्की में धाबे जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अंदर क्या कुछ हो रहा है ओपनिंग सेरेमनी में, चलते हैं जी सीधे अंदर। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
صدق الله العظيم. All right, ladies, gentlemen, members of the press, dignitaries, stakeholders, partners, and of course our honorable guest, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Foreign Minister of Pakistan, and the Honorable Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah Sahab, a very, very warm welcome to you all to this official, significant groundbreaking of the Dabeji Special Economic Zone. On behalf of myself and Mr. Syed Qasim Naveed Qamar, the Special Assistant to the CM, Sindh, for investment in public-private partnership projects, I'd like to welcome you all here today. Thank you all for your punctuality and for gracing us with your presence. Now, it's truly an honor for not only myself, but for all of you to be here to witness this significant milestone, which will mark progress, stability, economic development, and all this in our province of Sindh. I know that if I was to ask you what's your favorite thing about Karachi, you'll all have a different thing to say. For some people, it might be the vibrant people, their hospitality, the food, and it's all over fast-paced vibe. But Karachi is so much more than just that. We all know Karachi as the hub of business, owing to its geostrategic location, and of course, the fact that we are a port city. For a long time, business was booming, investors were thronging the city, bringing in the money. But then, unfortunately, things began to change. And mostly, this was owing to the fact that we were unable to cater to the growing needs of the businessmen and their community. And they began to take their investments and their business elsewhere. And that's when the government of Sindh stepped in with a plan under the CPEC umbrella to change the current scenario. And it's because of the Herculean efforts of the Sindh Economic Zones Management Company that we stand here today at what we all like to call the gateway of prosperity. This would be another testament to the many successful public-private partnerships that the Sindh government has a proud history of, and it would also be the largest. Over 1,500 acres of property boasting a plug-and-play infrastructure, which means that businessmen and investors can literally walk in and start practicing. They would have dedicated gas lines, their own uninterrupted power supply, and thanks to their own grid station, an uninterrupted electric supply as well. All this while enjoying easy access to the Karachi airport, the national highway, and most importantly, our very own Port Qasim. Sounds like a dream come true, and it truly is. Now, to welcome you all officially and to tell you more about this futuristic, state-of-the-art gateway to prosperity, I would like to invite to the stage Mr. Syed Qasim Naveed Qamar, Special Assistant to the Chief Minister for Investment in Public-Private Partnership Projects. Ladies and gentlemen, a warm, warm round of applause, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब हमारे चीफ गेस्ट आज के इवेंट के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, हमारे सूबाई वज़ीर, our diplomats from Germany, from China, Korea, members of the press, ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सबको आज एक तारीख़ी दिन पे दाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं एक ऐसे नए कॉन्सेप्ट का जो जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में आपके पास बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी हैं,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कंपेटिटिव एडवांटेज है पोर्ट की नज़दीकी की करें, कराची शहर की नज़दीकी की वजह से, नेचुरल रिसोर्सेज की नज़दीकी की वजह से, वो शायद ही किसी और इलाके में आपको मिल सके। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एफर्ट्स गई हैं टू मेक today's event possible. सबसे पहले तो I'd like to start by thanking our President आसिफ अली ज़रदारी साहब, जिन्होंने CPEC का स्टोन ले किया, जिसकी वजह से आज हम इस मौके पे खड़े हैं। उनकी और जो चाइनीज़ लीडरशिप है, उनकी जॉइंट विजन थी कि ये इलाका, ये खित्ता पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। उस ज़माने में जब इसको एक CPEC प्रायोरिटी प्रोजेक्ट की तौर पे डेवलप किया गया, तो कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत सारी चाइनीज़ इंडस्ट्री जो यहाँ पे रिलोकेट हो सकती है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट्स को दे सकती है, पूरी दुनिया में और इस पूरे रीजन में, पूरे सेंट्रल एशिया में कराची को एक हब के तौर पे देखा जाता है। तो हम यहाँ पे सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, सारा कुछ कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं पूरे इस रीजन में। उसके साथ साथ हमारे और भी कुछ दोस्त हैं जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। बिलाल मेमन साहब आज हैं हमारे साथ, ही सर्व्ड एज सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट्स। आई वुड लाइक टू थैंक हिम। एहसन मंगी साहब, Najam Shah Saab could not make it here today, but I'm also very grateful. All of these people have worked really hard. But I think most importantly, the team at SEZMC, Azim Ukeli Saab, who you'll be seeing a little bit later, he's one of the most determined and passionate people about this project or any task that's given to him. And it's his constant unannounced visits, his determination that has brought us to this stage. And halaki, I've only been here for a period of a little over a year, but we were constantly struggling to get to where we are today. Government of Sindh की तरफ से आपको पता है कि this is a PPP project. So Government of Sindh essentially has not invested a single rupee, not in the execution of this project, not in today's event. As equity, we have only provided land. And our developer, Zahir Khan and Brothers, Mohammad Khan Saab, who you will see and hear him speak in a few minutes, they will come in as the developers and develop the entire infrastructure. And our aim is to create an ecosystem that's friendly to the investor, that's friendly to business people, so that it's very, very easy for them to come into Pakistan and come into the province of Sindh and Dhabeji and make their investments and start their business in a plug-and-play model. Our idea and our vision for this is not at a local level, but to be able to put the province of Sindh and Pakistan on a global investment map, where investors are considering other countries. Why not Pakistan to be one of those places on that portfolio of investments? So that secure ecosystem is the vision that we have given ourselves, the target that we've given ourselves, that we're working towards. As always, Sindh is open for business. G.A. Bhutto, Pakistan, Zindabad. I'd like to invite now to the stage the Chief Executive Officer of the Sindh Economic Zone Management Company to let us know about his strategic vision, infrastructure, and the potential that this Dhabeji Special Economic Zone holds. Please welcome to the stage Mr. Abdul Azim Okheli. Dhabeji Special Economic Zone presentation लगा दें please. Has been one of the 3 CPEC projects जो President Zardari साहब ने 2018 में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो 3 project approved हुए थे by the JCC, the top forum under CPEC. One of them is Dhabeji Special Economic Zone. The other one was KCR and KT Bandar Power Park and Jetty.
So, Dabechi, to start off, the location, we believe that it's one of the ideal regionally strategic location. Karachi itself has an ideal location in the entire region, and Dabechi has that advantage because it's very close to the Port Qasim and ideally located very close to National Highway, Superhighway. The airport is very close by. The port, both ports, in fact, Port Qasim is around 8 kilometers and Karachi port is around 30 kilometers from this zone. So it has that potential in terms of its location. It's one of the top 3 SEZs under CPAC. There is a documentary which we have come up with, and I'll just ask my team to run that video, which is a self-explanatory video which gives more details, and I hope that will the video is going to give all the responses or the queries that you might have, the responses you would find in that video. Ji, please run Karen video. Growth is not an incident, but a process. Masterminded with a planned strategy towards progression, opportunities for tomorrow, a design connecting all dots, all at a perfect center. Dabeji Special Economic Zone, the ultimate game changer, where growth is unstoppable. Welcome to the new era of progression. Dabeji Special Economic Zone is a global industrial city and a gateway to Central Asian, Middle Eastern and African markets with direct land access to China and the rest of the world through the ports of Karachi. The project is linked with all corners of the country with a planned jetty directly connecting Dabeji Special Economic Zone with Port Qasim from its creek side, 30 km from Jinnah International Airport, Karachi, 8 km road, providing direct access to Port Qasim. The project with direct connectivity to the National Trade Corridor and the ML1 under China-Pakistan Economic Corridor. The government of Sindh has facilitated basic utilities, including water, gas, and electricity. Dabeji Special Economic Zone, where every number, every scale, and every form reflects progression. A safe and secure gated project with international standard infrastructure roads network. A well-protected project with continuous air surveillance using the most advanced technologies, 24/7 CCTV monitoring, and continuous patrolling by active and armed security personnel. Dedicated grid station assures an uninterrupted power supply. The first of its kind, public-private partnership between the Government of Sindh and Pakistan's most credible construction and development company, ZKB. ZKB has successfully delivered major projects such as dams, motorways, BRTs, and various other commercial projects across Pakistan. This public-private partnership has been envisaged to provide a plug-and-play solution with an enabling environment for industrialists to a guaranteed success, making it a safe and secure investment for local and global investors. A green eco-friendly project with a technologically advanced combined effluent treatment facility and a water treatment plant. The industries in the zone will have continuous availability of drinking and service water. This state-of-the-art industrial zone will be the home to industries, providing numerous new jobs. It will play a pivotal role in maximizing exports. Dabeji Special Economic Zone is offering plot size as per the requirements
with all the facilities at the doorstep for heavy, medium and light industries, further divided into specialized zones for different types of industries. The project has a dedicated logistic park. It is a green modern city with parks, walkways and horticulture. The zone also features a residential area with all amenities. Dhabeji Special Economic Zone has a modern-day commercial area with various education, health and lodging facilities. The project offers tax benefits under a Special Economic Zone framework with a 10-year income tax holiday and one-time exemption on the import of capital goods. Industries desiring to achieve new horizons are welcome. Made in Dhabeji will become a symbol of quality and excellence. A new chapter for a promising future is about to begin. Dhabeji Special Economic Zone. Growth unstoppable. इस वीडियो को देखकर वाकई ऐसा लगता है कि अब फ्यूचर में कदम रखने का वक्त आ गया है और ढाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इस प्रोजेक्ट में हमारे पार्टनर्स हैं ज़ाहिर खान ब्रदर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी। मैं चाहूँगी कि मैं ZKB DMC के चेयरमैन को स्टेज पे बुलाऊं। I'd like to invite Mr. मोहब्बत खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर ख़ारजा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, जनाब कासिम नवीद कमर साहब, जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब और मोहम्मद वसीम चेयरमैन SEZMC, सिंध काबीना, सिंध असम्बली मेंबरान, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मीडिया पर्सनस और तमाम मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं बहैसियत वाइस चेयरमैन ZKB ग्रुप अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने ZKB ग्रुप को सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर सिंध की आवाम की खिदमत का एक और मौका अता किया। इस मौके पर मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, जनाब कासिम नवीद कमर साहब, वज़ीर इत्तलात सिंध जनाब शर्जील मेमन साहब और तमाम इदारों और अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ जो पाकिस्तान बिलखसूस सिंध के अमन और तरक्की में दिन रात मेहनत करते हैं और दिल से पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाह हैं। कराची की बढ़ती हुई आबादी और पोर्ट सिटी होने की वजह से इस शहर को इस तरह के मंसूबों की अशद ज़रूरत है। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन अपनी तर्ज का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा है और सिंध गवर्नमेंट के इस इक़दाम को मैं दिल से सराहता हूँ। इस मौके पर मैं अपने ग्रुप की कुछ खिदमात का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें रोड नेटवर्क, डैम्स, मेट्रो, अस्पताल, रेलवे लाइंस और पुलों की तामीर जैसे कई अहम मंसूबों की तकमील के फ़राइज़ शामिल हैं। सीपैक वेस्टर्न लूप और ईस्टर्न लूप मोटरवेज़ में ZKB वाहिद पाकिस्तानी कंपनी है जिसने चाइनीज़ कंपनियों के शाना बशाना और उनके मद्दे मुकाबिल खिदमात सरअंजाम दी हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किया गया ये मंसूबा इंशाअल्लाह न सिर्फ सिंध की तरक्की बल्कि पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। इस मंसूबे में सनतकारों और सरमायाकारों को जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इन सहूलियात में आलमी मयार को मद्देनज़र रखा गया है, जिसमें न सिर्फ मकामी सरमायाकारों और सनतकारों की और हौसला अफजाई होगी बल्कि
बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों और सनतकारों को भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के सुनहरे मौक़े फराहम होंगे। इस मंसूबे में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5,000 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्को है। पैशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क का कोई नेमो बदल नहीं है, ये तो तय है। I'd now like finally to ask the Chief Minister Sindh, Mr. Murad Ali Shah Saab, to take the stage and share his thoughts and visions with us and the entire audience. Ladies and gentlemen, a very warm round of applause, please. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, यहाँ बैठे हुए सूबाई वज़रा, मेंबर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक कोर, आई कैन सी सम डिप्लोमेट्स हियर, हमारे सूबाई असम्बली के मेंबरान, लोकल गवर्नमेंट के न्यूली इलेक्टेड सारे मेंबरान, कराची और ठट्टा से आए हुए मेरे दोस्त, मेरे मीडिया के दोस्त, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सालों बाद मैं इसका किस्सा बताऊं, बल्कि मैं कहूँगा मैं लोग 10 साल पहले तक गए हैं, मैं 50 साल पीछे जाना चाहता हूँ, 55 साल पीछे। इस धरती ने लीडर्स तो बहुत पैदा होते हैं, लेकिन विजनरीज कुछ होते हैं, और मैं शुरुआत करूंगा उस विजनरी से, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से, जिन्होंने आज से 55-60 साल पहले कहा था, और उनकी एक तकरीर है, उनकी डॉक्यूमेंटेड है। मैं अंग्रेज़ी में वो कह देता हूँ, उनकी तकरीर में जो डॉक्यूमेंटेड पेपर्स हैं, व्हाट लेट शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सेड वाज, he did a review of the entire world and the relationship that Pakistan would have with other countries. He valued each country, but what he said for the People's Republic of China, and I'd like to quote that, he said, "As I look around, the only country whose interests align with Pakistan is the People's Republic of China." This was in 1967. और अगर आप देखें उसके बाद जिस तरीके से शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चीन के साथ हमारी रिलेशनशिप बढ़ाई थी, उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने इस पे काम किया, और उसके बाद फिर एक और विजनरी लीडर जब सदर आसिफ अली ज़रदारी आए। आजकल बहुत लोग बातें करते हैं कि सीपेक किसने शुरू किया, कहाँ से हुआ। मैं किसी और को नहीं, चाइनीज़ गवर्नमेंट को कोट करता हूँ, उस वक्त के डिप्टी हाई कमिश्नर थे चाइना के, और उन्होंने कहा था ये आइडिया चीन से भी नहीं आया था। उन्होंने कहा था कि सीपेक का आइडिया प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने, उस वक्त प्रीमियर ली प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग प्रीमियर ली को सीपेक का आइडिया दिया था, और उसको चाइना ने उठाया, और ना सिर्फ सीपेक बट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उसको और आगे बढ़ा के बेल्ट एंड रोड का कॉन्सेप्ट दिया, और वो विजनरी आइडिया जो सदर आसिफ अली ज़रदारी का था, उसको चाइना ने अपने सारे आसपास इवन यूरोप तक ले गए और उसको बढ़ाया है। तो हमें सबसे पहले तो इन विजनरी लीडर्स, चेयरमैन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, चेयरपर्सन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतनी विजनरी आइडियाज़ दी। सदर ज़रदारी की एक और विजनरी आइडिया थी, अनफॉर्चुनेटली यहाँ मेरे ठट्टा के दोस्त बैठे हैं, वो समझ नहीं सके, और फिर इसी वजह से ये सीपेक
बना नहीं तो उनके शुरुआत तो सिर्फ ठट्टा को इस दुनिया के नक्शे पे देने था, जुल्फ़िकाराबाद जो बनाना चाह रहे थे। और अगर वो जुल्फ़िकाराबाद वाली बात आगे बढ़ती तो आज ठट्टा का नक्शा ही कुछ और होता, पाकिस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। अनफॉर्चुनेट था कि वो बात उस वक्त आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अब ये धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी शुरुआत हुई है। इसकी भी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, 2016 में जब जेसीसी हुई थी बीजिंग में, उस वक्त मुझे सदर जरदारी ने भेजा था और उन्होंने कहा था कि डी ट्रैक हो गया है सीपैक। सीपैक का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि कुछ सड़कें बना दो और पावर सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट थी। सीपैक का और बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और सीपैक का मकसद यही है कि पाकिस्तान को चाइना की मदद से हम ऐसी इंडस्ट्रियल जोन्स दें जहाँ पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो, पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और खुशहाली आए। तो जब तक इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे सीपैक आगे नहीं बढ़ेगा। और उस दिसंबर 2016 की जेसीसी में इन प्रिंसिपल 6 इकोनॉमिक जोन्स अप्रूव हुए थे, जिसमें से एक धाबेजी था। और आज अल्लाह ताला ने हमें उस टाइम तक पहुँचा। इसमें कई मसले मसाइल आए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा वो जो इश्यूज़ हुए, लेकिन आपको बताऊँ कि फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल इस इकोनॉमिक जोन की हमें शायद महीना पहले मिली है। कासिम बताएंगे एग्जैक्टली 1 महीना पहले। हमें 2016 से आज 2023 हो गई, बिकॉज एक स्पेसिफिक लॉ है, फेडरल लॉ है, जिसके तहत ये होना था। बट अल्लाह ताला का शुक्र है हमें मई के महीने में आई बिलीव वो अप्रूवल मिली है और हमने जुलाई में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं जेड के भी, इसको बहुत तेज़ी से, जैसे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है पाकिस्तान भर में, बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ाएंगे। ठट्टा के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो हमारी इश्यूज़ हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे ज़र मुबादला के, फॉरेन एक्सचेंज के, उसको रिजॉल्व, और इससे बेहतर लोकेशन हो नहीं सकती। आपको बताया था, वकीली साहब ने जब अपनी प्रेजेंटेशन की थी, उससे पहले कासिम साहब ने बताया था, एयरपोर्ट यहाँ से आधा घंटा दूर है, आधा घंटा भी नहीं है, मेरे ख्याल 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। आपको अगर समंदर का रूट लेना है तो पोर्ट कासिम, मेरे ख्याल इधर से मैं पत्थर उठा के फेंकूंगा तो वो समंदर में गिरेगा। ये स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम द सी। आपका पूरा रोड नेटवर्क यहाँ से अभी इंशाल्लाह ताला मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, वो जल्द कंप्लीट होगा, बहुत करीब है। वहाँ से आप M9 पे पहुँच जाएंगे और पूरा पाकिस्तान का एक्सेस, और पाकिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया और चाइना की तरफ लैंड रूट्स भी आपके हैं। तो इससे बेहतर लोकेशन हो नहीं सकती। हमने 1530 एकड़ इसके लिए डेडिकेट किए हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत कम पड़ेंगे। यहाँ पे काफ़ी कराची से इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं और ये मुझे एग्री करेंगे, और इन्होंने कई बार ये बात कही है कि ये जगह कम पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला ये एक समझ लें वो छोटा सा पायलट है, इससे हम और बढ़ाएंगे अपने और ज़मीन इंशाल्लाह ताला अवेलेबल करके देंगे, ताकि ये धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान की ग्रोथ का इंजन बने। और ठट्टा ज़िला जो इंशाल्लाह ताला होगा वो पाकिस्तान में नंबर 1 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इसके बाद। All right, ladies and gentlemen, without any further ado, the moment I think you've all been waiting for. I know we've been waiting to hear from the chief guest. We'd like to hear his thoughts, his vision, and a little bit about the future of the province and the country. So please join me in welcoming to the stage the Foreign Minister of Pakistan, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zardari. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर एक खुशी का मौका है कि हम धाबेजी में खड़े हैं और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत का
एक और कामयाबी का मंसूबा आपके सामने, पाकिस्तान के अवाम के सामने हम पेश कर रहे हैं। मैं सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने वो मिथ तोड़ा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बनाया गया था, ख़ास तौर पे एक साजिश के तहत आपके जमात के ख़िलाफ़ एक किरदार कशी की मुहिम चलाया गया, ये पैगाम देने के लिए कि जो असली सियासी जमातें हैं, जो ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाती है। और ये मैं शुरू करता हूँ तो सदर जरदारी की जो विज़न था, जब सदर जरदारी ने चीन को ग्वादर पोर्ट हवाला कर दिया था और सीपैक की बुनियाद रखा था, तो उस वक्त भी हम तनकीद का निशाने पे थे कि सदर जरदारी साहब ने सदर होते हुए इतने सारे ट्रिप्स जो है वो चीन के किए हैं और क्या ज़रूरत था कौमी ख़जाना पे ये बोझ डालना कि सदर पाकिस्तान 9 या 10 दौरे चीन का कर रहा था। मगर उस 9 या 10 दौरे के नतीजे में पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तोहफा मिला और उसी सोच की वजह से, उसी विजन की वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मिला। हमने अपना कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मुल्क भर का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया। जो आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक वाज़े फ़र्क नज़र आया और ख़ास तौर में उसमें सिंध का कंट्रीब्यूशन, जैसे थरकोल मंसूबा है वो आपके सामने है। जो आपका पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो ग्वादर हो या जो इम्प्रूवमेंट्स होने जा रहे हैं हमारा कराची पोर्ट्स में, वो भी आपके सामने है। और जो मईशत के फ़ायदा के लिए, आम आदमी को रोज़गार के मौके फरहम करने के लिए वो सारे वो 9 या 10 दौरे के जो फल है पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की मईशत को मिला था। साथ साथ हमने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी 1993 और 1993 के इलेक्शंस के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो था उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मुतरफ़ करवाया गया। और वो कॉन्सेप्ट ये था कि हुकूमत जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट के हमको फ़ायदा मिलता है। तो हमने ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न को भी आगे लेके भरा। तो जैसे हमने इसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत थट्टा कराची ड्यूअल कैरेजवे खड़ा कर दिया, झिरक कार्तियार ब्रिज खड़ा कर दिया जो इंडस पे सबसे बड़ा ब्रिज है। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मंसूबा है। थरकोल का जिक्र होता है और थरकोल में जहाँ बिजली फराहम करने के लिए जो बिजली घर है वो सीपैक का मंसूबा है। वहाँ कोल माइनिंग का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, वो 100% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक प्रोजेक्ट है। और इन सारे मंसूबे में आपने ना सिर्फ आपका गवर्नेंस का और आपका सर्विस डिलीवरी का जो है वो साबित कर दिया। इसलिए टाइम से पहले ये सारे मंसूबे मुकम्मल हो गए। आपने सबसे पहले वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, चाहे वो थर हो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हैं, उनको रोज़गार के मौके
फराहम किए, मगर आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की डोमेन में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस है उसको दुनिया भर में, पाकिस्तान में जो किरदार कशी हो रहा था वो तो अपनी जगह, लेकिन झूठ जो है, झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के तहत काम कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट का इदारा है, जो इंटेलिजेंस यूनिट जिसके शिकायत सीएम साहब कर रहा था, उसी इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं, जिसमें आपका थट्टा कराची डोर कैरेजवे, जिल्क मुरकातियार ब्रिज, थरकोल का मंसूबा और आज के बाद धाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के हिस्से हैं। उनको इंटेलिजेंस यूनिट ने पूरा एशिया में 6th बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मंसूबा है वो डिक्लेयर कर दिया। तो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि हमारा रैंकिंग जो है उसने दुनिया भर में जो ओवरऑल एशिया में, नॉट दुनिया भर में, एशिया भर में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे चल रहे हैं डिफरेंट ममालिक में, उनको रेट कर दिया है। और सबसे पहले थाईलैंड, फिलीपींस और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंक कर दिया है। और भारत को नंबर 4 और गुजरात को, गुजरात स्टेट जो भारत में है और उनका जो वज़ीर आज़म है उनका ताल्लुक़ वहाँ से है, इट्स नंबर 5। और छठा नंबर पे 6 नंबर इज़ सिंध प्रोविंस। और उसके बाद नंबर 7 का मुकाबला के लिए बांग्लादेश और वियतनाम दोनों जो है वो नंबर 7 का मुकाबला कर रहे हैं। और 9th पोजीशन जो इस मंसूबे में है वो इंडोनेशिया, किर्गिज़ रिपब्लिक और पाकिस्तान को 90 नंबर को इस रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे जो है वो रेट किए गए हैं। तो अब दुनिया भी आपकी कारकर्दगी को मान रही है और पाकिस्तान के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को मान रही है। चाहे वो इस सूबा का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इस सूबे में ख़ास तौर पे सेहत के मंसूबे में इदारे हो, चाहे वो NICBD हो, SIUT हो, NICH हो, ER में जो आप बच्चों के लिए चाइल्ड ER पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, बहुत से ऐसे मंसूबे जो आप सेहत के चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो आप इमरजेंसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इस तरीके से जो आप पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने कोविड के दौरान काम किया और जिस तरीके से आपने सैलाब के दौरान में काम किया, पाकिस्तान के अवाम ये अब मान रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पहले किरदार कशी होता था, अब हमने बाकियों का दौर देखा है और साबित हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकर्दगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खिदमत करने का तरीका जो है वो बाकी के मुकाबले में बेहतर है। और ख़ास तौर पे जब नौजवानों को ज़िम्मेदारी मिलता है तो फिर नौजवान जो है वो काम करके दिखाते हैं। ये जो दाबजी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ अगर हम दुनिया के साथ मिल के चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ के जो फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ का जो इंडस्ट्रीज़ है, वो आपका CPEC का फ़ायदा उठाते हुए ऊपर चीन तक, अफ़गानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक और इधर KPT के थ्रू समंदर के थ्रू दुनिया तक आपका कारोबार चलेगा, आपका ट्रेड चलेगा और उसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को होगा, पाकिस्तान हमारा मुल्क को होगा। और मैं आप सबको, मुल्क के अवाम को दावत देता हूँ, नौजवानों को दावत देता हूँ, हमारा कारोबारी तबका को दावत देता हूँ कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे के हम मिल के मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इलेक्शंस में
हम मिल के कामयाब होंगे। और जब हमारा हुकूमत बनेगा, जैसे आपने दाबजी का में इतना आपने ये शुरू लिया है, जैसे आपने सेहत का निज़ाम में इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए हैं, इंशाअल्लाह ताला इस किस्म की जो परफॉर्मेंस है, जो फोकस है, इसको हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी, मगर ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में भी लेकर आना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलके आपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया है, जो अवाम का मसाइल का हल है, वो तीर का निशान है और आपने पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तीर के साथ देना है और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। शुक्रिया। आज समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तकदीर कुछ ना कुछ ज़रूर तब्दील होने जा रही है। मैं समझता हूँ एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैं समझता हूँ ये इंडस्ट्रियल जोन होगा, जिसका पोटेंशियल बहुत ह्यूज है। लोकेशन इसकी ज़बरदस्त है कि पोर्ट के बिल्कुल करीब है, रोड एक्सेस बहुत अच्छी है इसकी, कराची और ठट्टा के बिल्कुल संगम पे ये वाक़े है। तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिसका फ़ायदा कराची के नौजवानों को भी होगा, ठट्टा सजावल के नौजवानों को भी होगा, जिनको रोज़गार इंशाल्लाह मिल सकेगा। बिल्कुल, और ख़ासकर टैक्स के हवाले से जो सहूलत फराहम की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी अरसे से नहीं फराहम की जा रही थी। जी जी, मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा होगा, बिकॉज जो सोशल इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का वो बड़ा ट्रिमेंडस है। लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार का फ़ायदा होगा लोगों के लिए, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती थी। ZKB ग्रुप ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत काम कर चुका है, लेकिन आज उनके लिए भी शायद एक बड़ा दिन होगा और ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, जिसे गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। यहाँ पर जो पार्टनरशिप दिखाई दी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने जो देखी, जिस तरीके से ZKB ग्रुप साथ साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया, इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ZKB ग्रुप के, जो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम गुफ्तगू के लिए मौजूद मोहब्बत खान साहब। मोहब्बत भाई, आज वाकई बहुत बड़ा दिन। जी बिल्कुल, आज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो बहुत बड़ा है और स्पेशली सिंध के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है आज। और कितना फ़ायदा आपको लगता है मोहब्बत भाई इस धाबेजी प्रोजेक्ट के थ्रू हो सकता है? मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को 2-3 दफ़ा मीडिया पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फ़ायदे के लिहाज से तकरीबन इसमें 1.5 लाख डायरेक्ट इंडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी और कोई 5,000 मिलियन डॉलर तक की सरमायाकारी इसमें मुतवक्के हैं। तो और इसके अलावा जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदे हैं इसमें, रोज़गार के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ के हवाले से काफ़ी फ़ायदे हैं इसमें। Sir, what do you think about this Dhabeji Special Economic Zone? Do you think very near port, airport and motorway? It's a very good project. It's close to the sea, it's close to the airport, and that's exactly what Karachi needs for economic development. Do you think foreign investment is the need of the time for Pakistan especially? I think Pakistan would profit from foreign investment. There's room for more investment. I see our companies interested in coming, and a project like that sets a bit the basis that you can attract foreign investment. Tell me something about this Dhabeji Special Economic Zone. How important this for the economy of Pakistan? Okay, it's very important. It's new and
milestone of the CPEC. I think that it will make full use of its strategic important locations of this Tabeji special economic zone and invest and attract more investment from Pakistan, from other countries, particularly from China. We hope that that special economic zone will have boost the industrial development of Pakistan. A true game changer, धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का आज संगे बुनियाद रख दिया गया। ये धाबेजी शहर से अगर मैं बात कर लेता हूँ तो तकरीबन कोई 3 किलोमीटर पहले है कराची में, लेकिन आज जिस तरीके से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड वफाकी वज़ीर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज यहाँ संगे बुनियाद रखा। कई डिग्निटरीज़ यहाँ पे मौजूद थे, वो तमाम चीज़ें आपने देख ली, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स इस इवेंट के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, चाहे ZKB ग्रुप की बात कर लो, SEZMC की बात कर लो, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात कर लो, ये तमाम के तमाम लोग वो हैं कि जिन्होंने इस इम्पॉर्टेंट इवेंट में हिस्सा लिया। आज ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई यहाँ पर धाबेजी में, और हम उम्मीद यही करते हैं कि इंटरनेशनल कंपनीज़ भी पाकिस्तान आएंगी। आज कई सारे एम्बेसडर्स भी मौजूद थे यहाँ पर, जिन्हें भी आपने सुना होगा। एंड इट्स अ ट्रू गेम चेंजर सिंध के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को बहुत हो सकता है। तो नसीम राजपूत यहाँ धाबेजी से BTV के तमाम नाजरीन से इजाज़त चाहेगा। जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान। टेक्सटाइल के लिए मशीनरी और केमिकल से मुताल्लिक 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी नुमाइश GTEX इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में मुख्तलिफ ब्रांड्स ने 600 से ज़ायद स्टॉल लगाए, जिनमें चीन और तुर्की की बड़ी कंपनियों ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि इस नुमाइश से पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत को फ़रोग़ मिलेगा। इस नुमाइश से न सिर्फ पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में इजाफ़ा होगा, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ कारोबारी मामलात में भी बेहतरी आएगी। मेरा नाम रमीज़ है और मैं प्लांट इंजीनियर हूँ। यहाँ पे हमने GTEX के अंदर विद द कोलैबोरेशन ऑफ जोकी एंड अल मुर्तज़ा हमने यहाँ पे मशीन एग्जिबिट की हैं। इसके साथ साथ हम जो सिस्टम प्रमोट कर रहे हैं, इसके अंदर जेनेट है जो कि प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम है, और एक हैंगर सिस्टम है। दैन हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर है जिसके अंदर नीडल डिटेक्टर, स्नैप फिक्सिंग मशीन्स। दैन वी आर मोर इनकॉर्पोरेटेड इन एम्ब्रॉयडरी, इसके अंदर ताजीमा है हमारे पास, और एक वास्ट रेंज है हमारे पास जोकी के अंदर। साथ साथ जो नॉन अपैरल और अपैरल मशीनरीज दोनों हमने यहाँ पे एग्जिबिट की हुई हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करें जो कि GTEX 2023, इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली है यहाँ की मैनेजमेंट की तरफ से, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और कस्टमर्स को लाने के लिए, उनकी डिटेलिंग के लिए, और इसके साथ साथ जो उन्होंने कोऑपरेशन करा है सिस्टम को कि किस तरह से आपको डायरेक्शन दी जाएगी, किस तरह से आपके पास वे ऑफ लेआउट होना चाहिए, ये सारी चीज़ों में इन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। इसके अंदर हमें और ज़्यादा जो कोऑपरेट किया है बदर एक्सपो ने, काफ़ी ज़्यादा चीज़ के अंदर फैसिलिटेट ये किया है कि हमारी जो ब्रांडिंग्स हैं इसको ब्रांड लेवल के ऊपर इसको हाईलाइट किया, एंड देन जिसकी वजह से हमें जो बिज़नेस के अंदर वी आर गेटिंग अ मोर सक्सेस एज़ कम्पेयर टू द रेलिवेंट टू द लास्ट ईयर। एंड हम यही ख्वाहिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी एंड देन अपकमिंग जो एग्जीबिशंस होंगी इसके अंदर भी ये हम लोगों को इसी तरह से प्रमोट करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिम सिद्दीकी और मैं रिप्रेजेंट करता हूं सीइंग एम्ब्रॉयडरी मशीन को। सीइंग पाकिस्तान की एक ऐसी एम्ब्रॉयडरी मशीन ट्रेडिंग कंपनी है जो कराची मार्केट में सबसे बड़ा शेयर रखती है, और हमारे पास एम्ब्रॉयडरी की बहुत बड़ी रेंज दस्तयाब है। उसके अलावा हमारे पास डिजिटल प्रिंटिंग मशीन्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग मशीन्स भी होती हैं। ये डिजिटल प्रिंटिंग मशीन हमने इस साल इंट्रोड्यूस कराई है,
मार्केट में, और इसका जितना रॉ मटेरियल है और एसेसरीज़ हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा डिजिटल प्रिंटिंग मशीन और जो एम्ब्रॉयडरी मशीन है उनके तमाम पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त डिजिटल प्रिंटिंग मशीन का जो रॉ मटेरियल है उसके सबसे बड़ा बिज़नेस सीइंग के पास ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो दोनों फील्ड्स हैं एम्ब्रॉयडरी और डिजिटल प्रिंटिंग, एक दूसरे से रिलेवेंट भी हैं और इनका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। खुसूसन डिजिटल प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा फ्यूचर है और ये पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में बढ़ने वाले तमाम बिज़नेस में सबसे आगे है। और डिजिटल प्रिंटिंग मशीन में और एम्ब्रॉयडरी में जो सीइंग की कामयाबी है वो ये है कि सीइंग ने सबसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। एक तो टेक्नोलॉजी में सीइंग सबसे आगे है इस वक्त। सीइंग ने 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी तकरीबन 3 साल पहले इंट्रोड्यूस कराई थी, जो कि किसी और मशीन के पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा हमारा जो आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क है वो पाकिस्तान में सबसे वसी है। हमारे पास 100 से ज़ायद इंजीनियर्स हर वक्त मार्केट में होते हैं जो लोगों को बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मेरा नाम मुनीर पटेल है। आज हम GTEX एग्जीबिशन में हमने पार्टिसिपेट किया है और हम मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ कराची में। मैन्युफैक्चर हैं इंडस्ट्री स्विंग मशीन के हवाले से। हम चाइना से काम कर रहे हैं, टर्की से काम कर रहे हैं, जापान से काम करते हैं, ताइवान से करते हैं और हम कुछ ब्रांड के पाकिस्तान में एजेंट भी हैं। और GTEX एग्जीबिशन हर साल हम लगाते हैं इसमें स्टॉल। कोरोना के बाद अभी फ़र्स्ट टाइम हमने ये स्टॉल लगाया है और ये हमारा जो है ना काम है 1985 से हम लोग इस बिज़नेस में हैं टेक्सटाइल के हवाले से। और कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में हमारा ऑफिस है। हम लोग यहाँ पर एग्जीबिशन हमारी जो GTEX की है ये हर साल हम लोग इसको अटेंड करते हैं। हमारे पास जो ब्रांड है टेक्नोलॉजी ने, एक तो हम मैन्युफैक्चरिंग साइड पर हैं क्योंकि ये हमारा बॉयलर के हवाले से देख रहे हैं हम, हीट ट्रांसफ़र मशीन है और वैक्यूम टेबल है। इसके अलावा फिर हम अदर स्टिचिंग साइड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास टिपिकल ब्रांड में हम इधर चाइनीज़ ब्रांड में हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास डेनिम की निट्स के हवाले से सारी मशीनरी हैं और प्लॉटर पूरा हमारे पास इधर ये प्लॉटर सिस्टम लगा हुआ है और फ्यूजिंग मशीन है। तो ये पूरी सारा सेटअप हमने लगाया हुआ है। ये बदर की तरफ से हमारा ऑर्गेनाइज़र सिस्टम बड़ा अच्छा हुआ है। GTEX हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं और इसमें बड़ा हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है कस्टमर की तरफ से भी ना। वी आर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कोनिका मिनोल्टा जापान फॉर पाकिस्तान और हम कोनिका मिनोल्टा के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तकरीबन 35 साल से। और हम कोनिका मिनोल्टा के मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स, कॉपियर्स, प्रोडक्शन प्रिंटर्स, इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स और अब ये टेक्सटाइल प्रिंटर्स लास्ट 4 साल से पाकिस्तान में मार्केट कर रहे हैं। कोनिका मिनोल्टा के मतलब थोड़ा सा बता दूं कि ये एक दुनिया का वाहिद प्रोडक्ट है कोनिका मिनोल्टा जापान, जिसकी सबसे पहले इंजन अपना है, इंकजेट हेड अपना है और स्याही अपनी है। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा ब्रांड नहीं है जिसकी ये तीनों चीज़ें अपनी हों। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से कोनिका मिनोल्टा एक ऐसा ब्रांड है कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में एक भी हेड डैमेज नहीं है। और ये हमारी जो सिंगल पास मशीन है नसिंजर SP1, इसका पिछले 5 सालों में कोई हेड डैमेज नहीं है। वर्ड ओवर। तो दिस इज़ वेरी यूनिक machine and very unique technology. I am Mariam Hashmi from Textile Institute of Pakistan and I am a student of the Textile Design and Technology Department. So here we are representing our thesis display of 2023 grad show. My thesis topic is silkworm. As you can see, I have shown my thesis through weaving. मैंने अपना यहाँ पे होम टेक्सटाइल इसमें पेश किया विच इज़ ऑफ पोर्श अपना रिप्रेजेंट करता है और क्या कहते हैं लाउंज और किसी भी उसके चेयर्स एंड टेबल्स। ककून जो मैंने मेन सिल्क का फेस होता है वो ककून होता है, तो उसको मैंने अपने ककून चेयर से रिप्रेजेंट किया है।
इन फ्यूचर मैं अपने आप को होम टेक्सटाइल की तरफ देखना चाहूँगी, बिकॉज होम टेक्सटाइल इज़ अ वास्ट इंडस्ट्री एंड वहाँ पे बहुत एक्सप्लोरेशन का मौका होता है। मेरी जो थीम है वो एवोल्यूशन ऑफ रिक्शा आर्ट है। बाकी मैंने जो ख़ास ख्याल रखा है वो ये रखा है कि मैंने सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए काम किया है, और सारा काम मेरा हैंडमेड है। इसमें जितना भी काम हुआ है वो सब हाथ का बना हुआ है। इसमें मैंने एम्ब्रॉयडरीज़ की हैं, टफ्टिंग की है, वीविंग की है, ये सब चीज़ें टेक्निक्स मैंने सारी हाथ से की हैं। इस पे सारा मैंने पोस्ट प्रोडक्शन वेस्ट इस्तेमाल किया है। बाकी इसमें फ्यूचर में ये होगा कि जितने भी मतलब हमारा एनवायरनमेंट एक सेफ़ रहेगा, सेफ़ एनवायरनमेंट रहेगा। दूसरा ये कि हम लोग जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो अगर हम लोग वापस रिसाइकिल करके इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और बाकी ये है कि टेक्सटाइल के ऐसे एग्जीबिशंस होने चाहिए। और मेरा टॉपिक है स्पाइडर्स, और मैंने स्पाइडर्स के इम्पोर्टेंस पे काम किया है। तो बेसिकली जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो आउटडोर होम गार्डन के हैं, और उसी से ही मेरे स्पाइडर की इम्पोर्टेंस शो होती है। और ये हमारे इंस्टीट्यूट जो थीसिस का डिस्प्ले लगाते हैं, इसमें हमारी बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर शोकेस करते हैं, लोग आते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, एंड देन हमारी जो जूरी होती है इसमें इस तरह के हमारे हर साल हमारी यूनिवर्सिटी में डिस्प्ले होते हैं, लोगों के डिस्प्ले लगे जाते हैं। और ये जो यहाँ पर डिस्प्ले लगाए गए हैं तो काफ़ी अच्छा ये है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हम अपने काम को एक्सप्लोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रोग्राम है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। It's 3 p.m. Bismillahirrahmanirrahim. Secretary Ministry of Defence Production, Lieutenant General Retired Humayun Aziz Halal Imtiaz Military, Representative of Armed Forces, Diplomatic Corps, Think Tanks, Public and Private Defence Enterprises, Academia, Media, distinguished foreign guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. On behalf of Defence Export Promotion Organization, I am honored to host our worthy guests and participants who have joined us from within the country and abroad. I am pleased to welcome you all on this seminar. It is an honor to host you to reflect and interact on a topic of incredible significance among the gathering of brilliant, enlightened minds. I hope this endeavor would facilitate a meaningful debate on an issue that has earned critical significance for strategists, policy makers, and the common masses alike. It is indeed a privilege to have an expert panel from Pakistan and abroad who have traveled to share their insight and foresight. I thank the galaxy of scholars and welcome you all again as we are to enlighten on the topic Artificial Intelligence in Defense Market, a paradigm shift in military strategy and national security. Ladies and gentlemen, the invention of new technologies, globalization of the weapon system, and public-private ventures have greatly influenced the defense industries worldwide. Now, with the technological advancement in the field of artificial intelligence, many new opportunities are coming up. AI is on a developmental trajectory and will be utmost importance in any future war or future strategy. It promises to fundamentally change the way people live, work, and interact. In general, as technology grows more useful, demand grows in turn. This principle will perhaps never be truer
done with artificial intelligence. Given the rapid and dramatic progress it has ushered in different areas such as military strategy, security, and almost all walk of life. The aerospace and defense sector is responsible for the bulk of development of autonomous military systems. The growth of the market for artificial intelligence in the military sector can be attributed to the increasing investment in the field of artificial intelligence. AI has a very serious implication for national security and defense organizations, and many nations are investing heavily in developing AI applications for the range of military functions. Artificial intelligence research is underway in the field of intelligence collection, analysis, logistics, cyber operation, information operation, command and control, and for use in a variety of semi-autonomous and autonomous vehicles. In fact, AI has already been incorporated in the real world many operations globally. Almost all of the strategists, defense leaders believe that AI will be extremely important to their organizational strategy in times to come. Artificial intelligence, robotics are playing a significant role in many defense applications. Robots given by artificial intelligence can be traveled through dangerous areas, perform remote operations, and most importantly, perform the surveillance mission in impossible areas. Lastly, I would say that building awareness of the use of AI is important in the present time. This seminar has provided a great opportunity for all the stakeholders to evaluate the whole domain of AI and its impact on defense market and national security paradigm. I am certain that the avenues of collaboration and a way forward identified by the experts and AI stakeholders who are sitting here will greatly facilitate increasing the defense cooperation among the friends and the partners. I thank you. Thank you very much for your presence. So my speech today will be about artificial intelligence and its evolution in the defense market. If we can please have the slides. So in the meantime, while the slides are displayed, I could probably engage you that, you might have heard the word Industry 4.0. And the manufacturing industry, for example, or in the broad sense, the sense the world works is actually divided into four, paradigms or four periods in which science has prevailed in different ways. So the most recent one, the Industry 4.0 era, actually it comes after the Industry 3.0 era of robotics. And this one, the current era, which is post 2015, is more about integration of artificial intelligence with all sorts of devices. We keep hearing stuff like Internet of Things, for instance, or big data, for example. We keep hearing about cybersecurity. We keep hearing about so many other areas. And basically, at the back of all this, without artificial intelligence, nothing would actually work, because what do we do with all the data that we collect with IoT, for instance? If there is no AI behind it to actually process the data and take any intelligent decisions, then what's the use of having all that data? Similarly, there are proven examples of, for instance, in medical science, there's research back even in the 90s. This is before the invention of deep learning, for example, that with the normal machine learning, a lot of complex medical problems were actually solved. The third aspect is that artificial intelligence in the current world, in the world of today, is perceived as, most of the applications of AI that we see are in the area of perception. That, for example, we have some data, we're trying to make sense of that data, and we're extracting some information and, presenting it in a way that is useful for humans to actually process or make decisions. The actual manifestation of artificial intelligence is in the form of real life agents and real life things which actually implement AI in the real world. And that is most obvious when it comes to defense products. For example, we all know about the Loyal Wingman project, for example, for the Air Force, which the US Air Force has. That, for instance, you know that they have already succeeded in flying an F-16 autonomously, right? So the Loyal Wingman project focuses on, a wingman flying with a real pilot and the plane being totally pilotless.
And a lot of the decisions to be taken by the loyal wingmen basically depend upon the data, but they're real-time decisions which have elements of all sorts. The implementation of AI can come from search-based algorithms, it can come from logic-based algorithms, and it can come, some aspects of it can come from the machine learning algorithms as well. So AI has a lot of paradigms, and one basically needs to know which paradigm to apply in what sort of a problem, in what way. For this reason, what usually is said is that AI is as good as the mind behind AI that actually writes the program, right? So the more the comprehensive the data is, and the better the mind that is actually writing the artificial intelligence code, that actually, gives us the manifestation of how good an algorithm of artificial intelligence will come out. So taking the privilege of the slides being late and my being able to talk to you freely, I can tell you a little bit about the AI seminar, which has been a big effort with C4I and with Depot, and it's had several legs. So it has two components. One component is today, another component is tomorrow. So the first component, which is today, is with 4 keynote speakers, 2 of them foreigners who have actually made time to come to Pakistan, and also Dr. Jawad Shamsi is a very prominent speaker from Pakistan side. So it's a privilege for me also to speak here. And tomorrow we're going to have presentation from, it's a competition-like format in which papers and projects, ideas have been invited from all over Pakistan, and people have competed against the project. So it's 143 submissions. From there we came down to 70 after evaluations. After 70, the next stage of evaluation, we went down to 16. And after 16, we have the top 6 basically projects and papers which are going to be presented here. So great effort done by Depot and C4I with some input from the National Center of Artificial Intelligence. And it's good to see that AI, the importance of AI is finally being felt in Pakistan. I always say that in every department in Pakistan, we need at least a think tank which thinks about applications, or you could say technologies which are useful, in the form of including emerging technologies. At the back, automatically there will be artificial intelligence, and there will be a lot of instrumentations and sensors, etc., which will be integrated in different departments as well. AI is, by the way, not a new area. AI has been around for a long time. I think since there are successful examples of artificial intelligence being applied even as old as the Second World War. And the reason why AI has become more significant right now is the advent of a lot of the computational resources as well. And you could see that there is a lot of new resources are evolving, and the defense technologies are becoming more and more advanced with artificial intelligence now, incorporated in them. So now that we have the slides, let me finally begin with them. So formally the topic of my presentation today is the evolution of artificial intelligence technologies in defense, the overview of the market, dynamics, and trend analysis. Next, please. Next slide, please. Okay, so a little bit about myself. So I've been passionate about computers and about programming since my early school years. Actually, I started my programming, I think I was in the 5th grade when I started writing programs. And my first attempt at writing a research paper was in the 9th grade in school. So I've been teaching the AI and robotics at NUST. Actually, I founded the Department of AI and Robotics back in 2009 at NUST after my PhD from Japan. And this is the oldest program in artificial intelligence and robotics that exists in Pakistan with this title as well. And right now, I'm the chairman of the National Center of Artificial Intelligence. Next, please. So this is a glimpse of some of the research which predates NCI that I've done. So just to give you an idea which background I'm coming from. So I'm really fond of putting artificial intelligence into real life systems and into machines that actually interact with the real world. For example, the robots that you see on your left and my right, these are the humanoid robots playing soccer completely autonomously. So this is one of my famous projects that was covered in the media a lot. And this was about 6 robots on one side, 6 robots on the other side. And they're completely playing with each other autonomously without any human intervention, without even connecting to an external computer, with a pre-trained algorithm which we actually train and we feed inside the robot. And they, work by themselves to realize where the other robots are, where the goal is, where the ball is, and independently make strategy to actually score a goal and to also defend their own goals. There are technologies for rehabilitation, which we have made for Sakura wheelchairs of Japan. And there are other projects, for example, this prosthetic hand project, which we worked with AFIRM
And this one has tactile sensation, which actually gives back feedback to the humans. And actually, on two of these, like the soft grasping and the hand projects, we won Best Paper Awards in London and Sydney as well. So the prosthetic leg you see, this is also AFIRM actually. So this is an adaptive leg, which actually adapts to the walking speed of the person. So a lot of other projects like that. This is just a glimpse of the sort of projects that we do. Next, please. So the organization I'm currently leading is the National Center of Artificial Intelligence. This is a competitive grant awarded through the Higher Education Commission of Pakistan. And it's like in 2016, the government of Pakistan issued a call to all the Pakistan universities, all the professors, that everybody, whatever they're doing in artificial intelligence, they come forth. And looking at their research, looking at the background of their work, they awarded funding to 9 labs across Pakistan. I was very fortunate to be one of them. And then again, through competition, select which one person should lead the whole center. So right now, like I'm leading the center as the National Center of Artificial Intelligence. 9 labs are there. And we've also awarded 12 research-funded projects in different domains of artificial intelligence. So we are very applied. We actually implement AI, and a lot of it is deployed in the real world as well. Next, please. So coming to artificial intelligence and its significance. We see that the financial impact of artificial intelligence, this saying from Forbes is actually very insightful, that it is forecasted to add 15.7 trillion US dollars to the global GDP by the year 2030. The main reason is that this technology is general purpose. And it has applications that span industries like healthcare, like transportation, like financial services, energy, and so on. Some consider AI to be on par with what we saw with the evolution of electricity in the 20th century. So this is the reason why everybody keeps saying that AI is so significant. Some say that AI is as significant as electricity. Some say that AI is the most important invention that human beings have ever worked on. So another saying, for example, that whoever leads in AI will rule the world. So all this buzz around artificial intelligence, what's so special about it, and why is this the case? And then how does this apply to defense? Next, please. So let me share with you a small quote that I actually extracted from one of the letters which 3,000 researchers from around the world actually signed and sent to the UN. So this is like, the quote reads that autonomous weapons which threaten to usher in the third revolution in warfare after gunpowder and nuclear arms will permit armed conflict to be fought at a scale greater than ever and at time scales faster than human can comprehend. So this is the perception about AI right now, particularly with focusing on defense, right? That the scale of the war and also the speed of the war will go completely beyond the way that we've been fighting wars before. And with completely autonomous systems, we've all seen how the Iron Dome has worked in the recent conflict between Israel and its neighbor, like the Hamas as well, the Palestine. And we've seen how artificial intelligence-based systems are real-world systems applied in real life right now. There are others, for example, we've got the Loyal Wingman project, the autonomously flying plane, for instance. We've got Valkyrie. We've got so many other land systems. I didn't show any pictures of naval systems here, but there are autonomous ships as well. There are submerged vehicles too. So there are helicopters. This one, for example, this is like a Black Hawk helicopter. So this is the project Elias. Also, there are like land machines also, this Mars project, for instance, this Black Hermit, for example. So all of these projects actually are autonomous agents that work in the warfare strategy, and they actually also not at just this level, also at the tactical level. I'll come back to that in the next slides. So at the tactical level also, that all these things integrate together. And there is a tactical framework as well with which you can actually, using the AI governance framework, you can actually apply artificial intelligence toward the strategy of the war as well. Next, please. So there are, of course, drones are one example in which artificial intelligence has been applied extensively. And there are so many examples of drones, like, of course, several of them are teleoperated, but the real manifestation of drone technology is when the planes actually fly autonomously, right? So this is one of the applications areas of artificial intelligence as well. These are some of the AI-powered drones. Next, please. So artificial intelligence applies to various segments. Like I've shown you some of the machines that work autonomously within the battlefield. But AI goes well beyond that, actually, some of which you will see as examples in the papers being presented tomorrow as well. So there are, for example, mission-specific battlefield robots. Some of the pictures I've shown you. There are unmanned aircrafts. There's a formulation of the governance of artificial intelligence, AI-based governance framework, and tactical design systems.
So there are unmanned vehicles and weapons with hybrid remote operation capability. There is unmanned tanks and UGVs. There are like multi-aircraft coordination and control technology. Then there is autonomous underwater surveillance systems, and of course the marine surveillance systems in general, and autonomous land obstacles and mine detectors. So this is just like some of the aspects of artificial intelligence. Actually, AI extends well beyond that. For example, one of the projects that we are doing, not directly for defense right now, it's mostly for the civilian maritime sectors, is focusing on how, for example, humans are dealing with so many new technologies and why some of the accidents that are taking place with all these automated machines are because of human error, and how we can improve on that using artificial intelligence, right? So AI extends much beyond, you know, the core areas in which there are applications. Next, please. So if we look at statistics, if we look at numbers, right, because there are some analytics involved as well, the market share in defense, particularly for the defense AI market, because this is the depot, this is defense export promotion. So if we look at that, the market is expected to grow at an compound annual growth rate of 13.4% annually. So this is according to the Emergen. And this is actually the software market. If you look at the hardware market of artificial intelligence, because AI requires, you know, computational capabilities to be developed at the same time as well. And now for a lot of, this is probably one of the major applications other than the mobile phone industry, where a lot of hardware is being designed looking at what sort of software is going to be deployed on this hardware to efficiently run that. So in the hardware industry, there's another 13.6% growth, the compound annual growth rate, CAGR, expected for the hardware industry itself. So if you look at, for example, the global market share, so like it's like 28.8% of global market revenue was accounted for that in the Asia Pacific region. But there is, so far, the development of AI is fragmented. It's not in just one place. And actually, Forbes did a very famous article in January 2019 in which they compared the American capability with the Chinese capability and assessed which thing is better where, right? Particularly for like artificial intelligence technologies. So hardware and software both. So next, please. There are other statistics as well. For example, in case of the global newswire, they say that the growth rate is not going to be 13.4%. Their assessment is 12.9%. There are other studies which I did not include in this presentation, but for North America, for example, or certain regions, the growth rate in artificial intelligence actually exceeds 30%, right? So it's like really huge growth. Wherever people are coming, you know, applying artificial intelligence to the industry, so huge growth rates are expected there. So this is what I was talking about, that apart from the development of autonomous and intelligent weapon systems, it is like the efficient information, you could say, retrieval, the deployment of sensors and the information which is coming, you know, back to you, the raw intelligence which comes from the real world data, and also the automation of multi-sensor data fusion and intelligent sensing techniques to leverage better situational awareness. And once you have that situational awareness, then you can get to the tactical level, right? So cloud-based integration of land, airborne and naval assets into a battlefield management system to leverage tactical capabilities. So this is, you know, also something which is being worked on by artificial intelligence, you know, like developers who are developing systems based on AI. Next, please. So the way AI works actually is that we have at the bottom level, like I think PF Sentaik will relate to it very much, that the way that this AI works is that at the bottom level there is infrastructure, of course. So like this is the hardware as well as the core software infrastructure in which, for example, you need a lot of data to be fed to artificial intelligence through a lot of sensor networks. You require, this can be mobile, this can be cloud, this can be Internet of Things, the things I was talking about right at the beginning of my talk. Then on top of it, you've got cognitive systems. And then on top of it, you've got applications. So the good thing is that, you know, a lot of applications which are like, for example, application areas that may be particular to defense don't need generation of entirely different kind of algorithms. Like for example, if something has been worked on in the civilian domain, it's also very much applicable to the military domain as well. So for example, if you want to do object recognition or you want to do any activity recognition, for instance, the algorithm behind that activity recognition will be the same, even though it is applied to the military application as well. So we can leverage a lot of things, like there is transfer learning and so many techniques that are available to actually use, you know, the kind of knowledge we generate in one kind of scenario. And actually this is the reason why some of the game kind of scenarios are generated where multi-agents cooperate with each other. And we actually want to use this scenario for
machines in the, for example, tanks in the battlefield or aircrafts in the air to actually collaborate together, share information with each other, and actually fight in the real world scenario. So if you look at, for example, segments in which artificial intelligence is divided and the impact which comes from different areas, right now, 9.6% firms are investing in the data science area, 7.8% in the business intelligence area. Then there are health plans and patient care, computer vision, speech recognition, aerospace and defense industry. So this is particularly aerospace related defense industry. Otherwise, applications of defense are in all, for example, computer vision. So many applications are in the defense industry. So natural languages processing, entertainment, and the list goes on. I could speak for a whole day just on this. Next, please. So coming to the National Center of Artificial Intelligence, let me give you a glimpse of some of the projects we are doing and, with artificial intelligence. And of course, many of them are on the civilian side. And of course, some of them have applications toward the defense side as well. So we have been able to generate the product concepts, and the proposals that we've generated are, 221 so far. And we are touching nearly around 635 million in funding that we've generated during the last 3 years. So the kind of projects that we've done and deployed, so reach around that. So we just were inaugurated in March 2018. The first financial releases came in 2019. So you can imagine that it's just 3 years of work that we are actually displaying before you. Next. So one of the major projects, for instance, was collaboration with the Law and Justice Commission of Pakistan to develop artificial intelligence for judiciary. This could be very useful for the military courts as well. So for instance, what we've done is that digitized data from the 70 years history of Pakistan. And whenever a new case, for example, comes in, you can enter some facts about that case into the system. And the most relevant cases from the database, from the 70 years history of Pakistan database, they actually come up. And even if the decision is made directly by the judge himself, like AI, of course, does right now the system AI does not suggest a judgment. So, but even in that case, for example, relevant cases coming in front of the judge can help the judge make a more informed decision, right? Thank you. Next. So I'll just go quickly through the slides. We've been working very closely with Pakistan Air Force for establishment of the CENTAIC, and we have good close collaboration. Next, please. Next. So this is one of our projects which will be displayed in detail tomorrow by one of our contestants in the competition. And this is a Medium.ai. It's a company spin-off from there. This actually looks at all the media channels simultaneously. We know that 5th generation warfare is actually not just in the battlefield, but in every home, right? With the digital devices and television and everything coming into everybody's hands. And this, for example, documents whatever is being said by any person, who is saying what, and all the content analysis behind it, giving you a complete summary of whatever is happening during the day as well. So complete perception of whatever is going on in the media. Next, please. Many of these technologies have now spun off into companies like the last one. And this one, for example, the system where we, for example, detect various vehicles, some of the applications, for example, for parking spaces. Next, please. So this is another one for pickets, for example, like how many suspicious vehicles or persons could any human possibly remember. So this is AI-based system which is actually reading the number plates, actually looking at the make and model of the car, and based on that it can extract which kind of vehicle, for example, needs to be stopped. If a suspicious vehicle comes in, it can relate back with the database and stop that vehicle right there. Next, please. So this is another system, for example, in which you can detect weapons, for instance. This is object detection. You're actually detecting weapons. And on the left and on the right, you can see activity recognition. So for example, one person is crossing, in a different side, like not walking in the direction where everybody else is going. So this is statistical modeling of the dominant motion in the scene. So we can actually predict with a lot of accuracy whenever somebody is doing something different from the crowd. So this is good for mob analytics. Next, please. So this is an example of what we do with the mob analytics. So many persons are there. Whichever persons, for example, are holding sticks are pointed out separately, right? So on the right, you can actually distinguish activity recognition. For example, if two persons are fighting with each other, or for example, a gun is being pointed, because in a real scenario, guards are always going to be carrying weapons, right? So detecting a weapon only may not mean a lot, but something being done with the weapon actually means something, right? So this is why, for example, this is activity recognition. And when the gun is pointed at someone, that's when we raise the alarm. Next, please.
So this is like just a glimpse from the lost and found system that we've been able to deploy with the Punjab Safe City Authority. And I'm happy to share with you that in the past year, in one of the very major events that was taking place in Lahore, we were actually able to catch some of the miscreants using the artificial intelligence based face recognition technology, using our completely home developed systems actually. Next please. So these are medical applications, one system that we've developed for thalassemia detection and assessment, another one for breast cancer. Next, please. So these are two other systems. BrainWiz is a very popular system for brain like tumor detection and cancer anticipation, lifespan prediction, and also for tuberculosis, COPD, and other pulmonary diseases. Next, please. Just actually, I think day before yesterday, our system has been deployed in the PIMS hospital in Islamabad. So another initiative, which for example you should all know about, is the AI Techverse competition that we organized. So this is initially it was scheduled in these dates, but we moved it forward because of ideas, and it's going to be scheduled inshallah in the coming February, inshallah. So if you want to, for example, we are going to sponsor a prize money of ₹1 million in this for the winner. And if some company wants to sponsor, for example, a particular challenge that you want to entice people to develop a product of this sort, and you want to offer a prize money for the one who develops the best product, you're welcome to contribute to this. And otherwise also you're welcome to visit. Next, please. Also, like to address the need of the defense market and particularly the shortage of AI human power, which could actually develop efficient algorithms, a professional level human manpower which is required. We've started the Certified Artificial Intelligence Program, the CAIP certification. So this is an expert level certification. If you want your team to enroll in this, you want them to develop the expertise, it's a 4-month long course in which they can develop their expertise. Doctor, last 2 minutes. Already finished, sir. Okay. Next, please. So this is my contact information. If any one of you would like to contact me, so you're very much welcome to do that. I got the time up reminder, so this is why I really hurried up with the things. Thank you very much. I hope you enjoyed the talk, and I hope we interact and get on some real AI stuff together. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and very good evening to all of us. So today I would like to deliver presentations about development of 5G network-centric warfare, its component and challenges. Next slide, please. So I would divide this topic into 4 subtopics. The first one is that I will give very brief introductions about the 5G itself, the KPI, the use cases, the standardization roadmap, and so on. And then from subtopic 2 until 4, they are about the military. What are the 5G key enablers that can be used for the military? How 5G can be very beneficial or can be used for the future battlefields. And the last but not least will be, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. So I will start with this triangle, which is very famous in explaining about 5G. If I only have one slide, we can see here that in 5G, basically there are 3 very big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing one, the existing 4G or even the 3G and so on. And then the next one, the bottom left, no, previous slide please. Okay. The bottom left is about the massive machine type communications. So this is about so many devices are connecting to the network. For instance, in this kind of venue or in the stadium and so on, even if there are cellular signals, in most of the cases we cannot connect to the network. It is because a number of
connectivity are limited. So in the 5G, this kind of problems is solved. So one big use case in the 5G will be massive machine type communications, which is later on will be used very much for the IoT, Internet of Things, and so on. And then the third use cases is about critical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So using these three generic subcases or big use cases, then there are many possibilities, like using 5G for sensor network, using 5G for Industry 4.0, using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, and so on and so on. Next slide, please. So if we want to see a little bit detail, then the upper left or upper right picture is showing how we can compare the 5G with the 4G. So 5G is much better in all the aspects. And then we can see also in there several KPIs of the 5G, but I think it is quite difficult for you to read. But here I just want to show you that with all these KPIs, all this performance, we have very big possibilities to use it in very various type of use cases. For smart cities, for mobile broadband, for the automated controls, real-time telematics, and so on and so on and so on. And of course, 5G is connected to the AI or on also the edge computing. Next slide, please. And in this slide, you can see that the standardizations of 5G is now still ongoing. We call it the release stages. Release 14, release 15, release 16, release 17, and so on. Now is 2020, 2022. So the release 17 is already there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. And some countries have launched the 5G. I think Pakistan is not there, but some countries like Korea, Japan, US, Germany, Saudi, and many countries have launched the 5G, so they can use all the capabilities. Next slide, please. And then if we relate this to this event, actually, even though 5G is originally developed for civilian applications, recently there are many studies saying that 5G also can be used in defense. This study from Allied Market Research saying that global 5G in defense market is expected to reach $70,000 million US. This is quite significant number. Next slide, please. Next. So how 5G can be used for the defense? There are several key enablers. I don't know if you can read the slides because the fonts is quite small. But actually, there are some enablers in the 5G that is very significant for the military. The first one is the NFV, Network Function Virtualizations, in which most of the network functions will be virtualized. And then also SDN, Software-Defined Network. The network will be defined using software, not hardware. And also network slicing, which is the set of parameters can be very easily changed and done for different types of use case. And then orchestrations, end-to-end orchestrations. This one is using AI. And then cloud native, mobile edge computing, and of course, millimeter wave. Next slide. So with all those key enablers,
we can see that there are many studies, many research about using the 5G for the military. This is just a few examples, like the one done by LMT and then Finable and so on and so on. Next. Okay. So this slide explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. Okay. The first and the foremost is that it can be used for the military decision